सो जिस तरह से आप देख भी रहे हैं हमारा टॉपिक तो एक तरह से आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा हो गया है। आपको टॉपिक तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, लेकिन मैं उसको ज़्यादा क्लियर करता हूँ। अच्छा हाँ, ये लाइटिंग ठीक। जिस तरह से आपको आफाक ने बताया कि मेकिंग सेंस ऑफ द करंट इंडिया पाकिस्तान स्टेलमेट, ये हमारा टॉपिक है। और स्टेलमेट का मकसद तातुल, तो हम बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के जो तातुल जो कि 2008 से आया है उसी पे बात करेंगे, और ये बिल्कुल ठीक आफाक ने आपको बताया। और पीस प्रोसेस का भी थोड़ा सा जिक्र आफाक कर गए कि जब यानी 2004 से मुशर्रफ के दौर से 2008 तक ये वो पीस टाइम है जिसको पीस प्रोसेस कहा जाता है। ये थोड़ा सा मैं आपको पीस प्रोसेस का भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये बहुत कम लोग इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो निगोशिएशंस और पीस प्रोसेस के डिफरेंस को थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान निगोशिएशंस तो होती रही हैं, आपको पता है। यानी आप अगर जाएं तो 50s तक तो यूएन के प्लेटफॉर्म पे निगोशिएशन होती रही हैं। उसके बाद बायलैटरली हम निगोशिएशन हुई हैं। 1960s में आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और स्वर्ण सिंह के निगोशिएशंस हुए। फिर आपका जो है वो ताशकंद डिक्लेरेशन आपको याद है। फिर आपको जो है वो उसके अलावा शिमला अकॉर्ड आपको याद है। तो निगोशिएशंस इंडिया और पाकिस्तान के जो है वो होते रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में, लेकिन पीस प्रोसेस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक ही है, और वो है 2004 से लेके 2008 तक। अच्छा, इसको पीस प्रोसेस और निगोशिएशंस में जो फ़र्क मैं बता रहा था कि इसको पीस प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि निगोशिएशंस का क्या मकसद होता है कि दो साइड मिल के बैठें और किसी चीज़ पे यानी निगोशिएट करें, उसका सोल्यूशन निकालें, जिसको हम कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी कहते हैं। जबकि पीस प्रोसेस थोड़ा सा लार्जर टर्म है। उसमें जो है वो सिर्फ निगोशिएशन नहीं हो रहे, उसमें साथ साथ अगर आप याद करें मुशर्रफ के ज़माने में जब 2004 में तो क्रिकेट भी खेली जा रही थी, तो ट्रेड भी हो रहा था, तो बस भी आ रही थी, तो लोग भी मिल रहे थे। यानी आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो उसमें मिलेंगी, और जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो एक दो नहीं बहुत सारी जो है वो साथ साथ हो रही थी। इसी वजह से उसको कम्युलेटिवली पीस प्रोसेस कहा जाता है। तो वो पीस प्रोसेस जो था वो एक तरह से स्टेलमेट उसमें हमें नज़र आता है 2008 से लेके 2000 अभी तक बल्कि। तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा स्लाइड थोड़ा चेंज करें। अच्छा, स्टेलमेट तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो यानी बेसिकली तातुल जो होता है निगोशिएशंस में। तो उस नेक्स्ट स्लाइड जी। तो बेसिकली हमें यानी देखना यह है पहले तो, इज़ देयर अ स्टेलमेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या वाकई कोई स्टेलमेट तातुल टाइप चीज़ है भी कि नहीं। इसको तातुल हम कह सकते हैं जो अभी हमारे पास है। अच्छा, इफ़ यस व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, उसकी फिर नेचर क्या है, वो किस तरह से डिफरेंट है। पास्ट में जो स्टेलमेंट्स आए हैं उससे ये वाला स्टेलमेट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है, और इसी पे आगे चलें। अच्छा, अब ये भी बाद में थोड़ा सा बताया गया जिस तरह से कि ये जो पीस प्रोसेस है यानी ये जो स्टेलमेट है करंट, ये अनोखा इस तरह से भी है कि ये पीस प्रोसेस के ऊपर आया। यानी उससे पहले पीस प्रोसेस नहीं होते थे। निगोशिएशंस में तातुल तो आते रहे, लेकिन पीस प्रोसेस के बाद ये फर्स्ट टाइम जो है वो हमारा एक तरह से तातुल आया है। तो इस वजह से ये आपको याद होगा कि 2005 में मनमोहन सिंह और जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने ये भी डिक्लेयर किया था कि ये जो हमारा पीस प्रोसेस है ये इर्रिवर्सिबल है, क्योंकि हमने इस तरह से रिलेशंस को बिल्ड कर दिया है, इतना अच्छा उसको मैकेनिज़्म दे दिया है कि ये अब चलता रहेगा और इसमें से रिज़ल्ट निकलेगा, और फिर आइंदा कभी भी इंडिया और पाकिस्तान शायद नहीं एक दूसरे से लड़ेंगे। इस तरह की होप्स उस वक्त, अगर 2005 के ज़माने में जिनको याद होगा, तो इस तरह की होप्स हमें हो गई थी। लेकिन फिर आपने देखा मुंबई वाला इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद से जो है वो रिलेशंस हमारे ऑफ एंड ऑन जो है वो बिगड़ते और ख़राब होते रहे, और जिस तरह से आपको आफाक ने बताया कि 2019 तो बिल्कुल ही चीज़ ख़राब होगी। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, ये मेन क्वेश्चन मैं पहले ही थोड़ा सा कर चुका हूँ, अभी आगे एक स्लाइड और चलें जी। अच्छा, ये मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा देखें कि हमारे जो रिलेशंस ओवरऑल चले हैं उसमें कहाँ कहाँ पे स्टेलमेट्स आए हैं,
और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये वाला स्टेलमेट जो है वो किस तरह का है और उसका हम उसको फिर एनालाइज कर सकें। तो आप देखते हैं कि जो इनिशियली 1949 टू 54 तो हमारे यहाँ जो है वो नेगोशिएशंस हमें नज़र आती हैं जो कि यूएन के प्लेटफॉर्म पे थी। और फिर अब 54 में यूएन का जो है वो आपको पता है कि वो ये हुआ कि जो है वो यूएन एक तरह से इस पूरे से निकल आया। आपको ये भी याद होगा कि ये क्यों हुआ था। ये इस वजह से हुआ था कि उस वक्त पाकिस्तान वेस्टर्न अलायंसेस में चला गया था और जिसके ऊपर फिर इंडिया ने ये स्टांस लिया था कि जो कश्मीर है वो हमारा अटूट अंग है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मिसनामर मोस्टली लोगों के दिमाग में होता है कि शायद इंडिया 1947 से कहता आ रहा है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ये ऐसा नहीं है। ये जो है वो अटूट अंग वाली जो कहानी है ये जो है वो 1954 के बाद की है, क्योंकि 1954 से पहले इंडिया जो यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको मानता था। 54 के बाद इंडिया की पोजीशन ये रही है थ्रू आउट कि हम यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसको अब नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न अलायंसेस में चला गया है। उसमें उससे एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है जिसकी वजह से, जिसको इंटरनेशनल लॉ में रिवर्स सिक स्टैंटी बस कहा जाता है, कि बहुत बड़ी चेंज चले आ जाए तो फिर आपने जो एग्रीमेंट किए हैं, वायदे किए हैं, वो तोड़ने का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ये बहरहाल इंडिया की अपनी एक्सप्लेनेशन है जिसको पाकिस्तान और बाकी दुनिया तो नहीं मानते, लेकिन इंडिया की एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चेंज आ गई थी तो हम अब जो है वो बाउंड नहीं हैं। और इस वजह से आप देखते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है इस पे वो ये है कि यूएन की ना तो जो है वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशंस को इंडिया मानता है, ना यूएन के किसी तरह के इंटरवेंशन को इंडिया मानता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 1961 टू 63 में जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और स्वर्ण सिंह के दरमियान निगोशिएशंस हुए। ये जो है वो बायलैटरल लेवल पर पहले एक तरह से इस तरह के निगोशिएशंस थे। और ये निगोशिएशंस आप अगर याद करें तो ये वो ज़माना है जब इंडो चाइना वार जो है स्टार्ट हो चुकी है और उस वक्त इंडिया अंडर प्रेशर है और पाकिस्तान यूएस का अलाई है, जबकि इंडिया उस वक्त जो है वो सोवियत यूनियन का अलाई है और जो है वो जो यूएसए है वो हेल्प करना चाह रहा है इंडिया को। तो पाकिस्तान की ये पोजीशन थी कि भाई आप अगर इंडिया को हेल्प करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके लिए भी कुछ करें। तो उसी प्रेशर की वजह से और यूएस के प्रेशर की वजह से, यूके की प्रेशर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि वो जो नेगोशिएशंस थे उसके पीछे विलिंगनेस जो थी वो उस तरह से नहीं थी। तो हम देखते हैं फिर कि हमें वो स्टेलमेट फिर नज़र आता है 19 यानी फिर वार होती है 65 में, फिर ताशकंद डिक्लेरेशन होता है, फिर 71 में आपका शिमला एग्रीमेंट। ये जो कंडीशन है यहाँ पे यानी 61 से लेके 72 तक ये ऑफ एंड ऑन आपको यानी हम बेसिकली आप देख रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं। एक जो नेगोशिएशंस हुए हैं वो हुए हैं जो कि इंडिया अपना यूएस और ब्रिटेन के प्रेशर पे। दूसरे दो नेगोशिएशंस उस वक्त हुए जब दो जंगें लगी, यानी 65 वार और 71 वार। उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की कोई ख़ास नेगोशिएशंस हमें इस पूरे फेज़ में नज़र नहीं आते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि 72 से लेके 89 ये बहुत बड़ा अरसा है जिसमें कोई हमें नेगोशिएशंस एज सच प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान के नज़र नहीं आते और बहुत बड़ा स्टेलमेट हमें नज़र आता है। लेकिन इसमें इसके दौरान थोड़ी सी यानी कुछ चीज़ें तो हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो इंडिया टेस्ट मैच देखने गए और जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद किया गया है, और जहाँ पे बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने थोड़ा सा इंडिया को एक तरह से ये इंकलिंग भी की कि आप अगर हमारे साथ कुछ करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी बन रहे हैं। इस तरह की थोड़ी सी इंकलिंग वो दे के आ गए, जो कि बाद में हमें पता चली। उस वक्त तो न्यूज़ में नहीं आई थी, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो है वो बाद में ज़ाहिर हुई। अच्छा, बहरहाल वो जो एपिसोड था तो यानी थोड़ा सा, लेकिन हम देखते हैं फिर जो सबसे बड़े फिर नेगोशिएशन जो हमें नज़र आते हैं राजीव गांधी और बेनज़ीर भुट्टो के डायलॉग 1989 में। ये वो टाइम है जो कि जो है वो आप अगर याद करें तो बाचा खान की डेथ हुई है
उसके सिलसिले में राजीव गांधी जो है वो पाकिस्तान आते हैं और फिर उनकी बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुलाकात होती है और यहाँ से फर्स्ट टाइम बात स्टार्ट होती है कि भाई हमें CBMs करने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि हम जो है वो न्यूक्लियर CBMs और दूसरे CBMs हमें करने चाहिए और रिलेशंस को कुछ बेहतर करना चाहिए, जो टेंशन है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। इस तरह के नेगोशिएशन होते हैं, लेकिन फिर बेनज़ीर गवर्नमेंट आपको पता है कि 1990 में चली जाती है और बेनज़ीर को लगता है कि उसकी गवर्नमेंट इस वजह से गई है कि उसने इंडिया से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। ये इंडिया बेनज़ीर ने अपने बुक में भी लिखा है और इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि उसको ये लगा था कि शायद उसकी गवर्नमेंट इस वजह से गई है कि उसने इंडिया से रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर जो है वो हम देखते हैं स्टेलमेट 1990 to 1997। अब ये जो है वो बहुत बड़ा फेज़ है, 7 ईयर्स का फेज़ है, इतना उसके बरसबत छोटा फेज़ है। लेकिन इस फेज़ में एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको जो रिलेशंस को फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि 1995 में PIPFPD, पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी बन चुका है, जिसका जो है वो बेसिकली मोटिव ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस को बिल्ड किया जाए। उस पर मैं ज़्यादा बात बाद में करूँगा, लेकिन पॉइंट इज़ कि ये जो 1990 to 97 है इसमें स्टेलमेट रहता है, निगोशिएशन नहीं होती हैं। और 1990 वाली निगोशिएशन थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाऊं कि वो क्या हुआ था और वो किस पॉइंट पे ब्रेक हुई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। उस वक्त ये हुआ था कि इस्लामाबाद में इंडिया के पाकिस्तान के नेगोशिएशन स्टार्ट हुए। नेगोशिएशन जैसे ही स्टार्ट हुए तो एजेंडा पे प्रॉब्लम आ गया। पाकिस्तान ने कहा कि आप कश्मीर का क्या करेंगे, इंडिया ने कहा कि आप कश्मीर का हम बाद में देख लेंगे, आप पहले थोड़ा सा ये फैसला करेंगे, ट्रेड हम करना चाहते हैं, दूसरे CBMs और ये चीज़ें, न्यूक्लियर CBMs और ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। उस वक्त पाकिस्तान का स्टैंस ये था कि अगर कश्मीर पे आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो है वो और किसी चीज़ पे बात नहीं हो सकती, जिसको हम कश्मीर फर्स्ट का कहते हैं कि कश्मीर फर्स्ट, यानी पाकिस्तान का स्टांस यहाँ से फेमस है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी में पोजीशन रही वो ये कि भाई कश्मीर पे अगर बात होगी तो फिर बाकी चीज़ों पे बात होगी, और कश्मीर का मसला अगर डिस्कस नहीं होता तो फिर एजेंडा पे हम बात नहीं कर सकते। ये वो पॉइंट था जहाँ से जो है वो ये ब्रेक आ गया और वो नेगोशिएशंस जो है वो आगे नहीं चल पाए। और फिर नवाज शरीफ और IK गुजराल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है कि IK गुजराल बहुत थोड़े अरसे के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, कोई मेरे ख्याल में 6 महीने से भी कम का अरसा है जिसमें वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उस दौर में बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि फॉर द फर्स्ट टाइम हॉटलाइन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट हुई। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर रात को नवाज शरीफ को फ़ोन करते, ओ तुसी खुश हो, कैसे हो, ठीक हो, इस तरह से हाल हवाल हो रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग दोनों थे तो वो पंजाबी में जो है एक दूसरे के साथ, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी जो है केमिस्ट्री एक तरह से बनती थी। लेकिन IK गुजराल बहुत जल्दी, जिस तरह मैंने बताया कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई, लेकिन वो हॉटलाइन बन गई जो कि वो बना के गए और उसको कंटिन्यू फिर किया जो है वो आपको पता है कि फिर उसके बाद जो है वो वाजपेयी साहब आए और वाजपेयी साहब ने इनिशियली फिर न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिस तरह से आफाक ने भी आपको बताया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने उसका जवाब दिया और ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये था, लगा कि शायद इंडिया और पाकिस्तान अब जो एक IK गुजराल और नवाज शरीफ के दौरान जो थोड़ी सी अच्छी बर्फ़ पिघली थी वो अब बिल्कुल ही जो है वो ख़राब हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन इंटरेस्टिंगली 99 में जब पहली लाहौर पाकिस्तान बस चली, जो कि IK गुजराल और नवाज शरीफ के जो एग्रीमेंट्स थे उनके नतीजे में स्टार्ट हुई थी, तो उसमें जो है वो वाजपेयी साहब चढ़ के पाकिस्तान पहुंच गए। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से उस वक्त हुई कि उन्होंने जो है वो लाहौर डिक्लेरेशन, जिसको कहा जाता है, बहुत फेमस लाहौर डिक्लेरेशन जो है वो उस वक्त हुई, जिसमें कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क के नाम से एक जो है वो नेगोशिएशन का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ताल्लुकात में जो मसला था वो ये था कि भाई एजेंडा क्या होगा। तो यहाँ पे लाहौर डिक्लेरेशन के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम एजेंडा तय हुआ, और एजेंडा ये तय हुआ कि भाई इस बहस में पढ़ना फजूल है कि जो है वो कश्मीर फर्स्ट या
कोई और चीज़ सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के झगड़े में हम नहीं पड़ते। हम कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क में हर चीज़ को ले आते हैं। जो चीज़ इंडिया लेना चाहता है हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और जो चीज़ पाकिस्तान डिस्कस करना चाहता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और तो इससे वो जो है वो एक तरह से कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क का आगाज़ होता है और लाहौर डिक्लेरेशन होती है। लेकिन आपको पता है कि लाहौर डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है? आपको याद है क्या होता है लाहौर डिक्लेरेशन के बाद? कारगिल होता है। और लाहौर डिक्लेरेशन आती है फरवरी में और मई में होता है कारगिल। तो 3-4 महीने में कौन सी फरवरी के अंदर ही प्लानिंग हो रही थी जी। तो जब कारगिल हो जाता है तो उसके बाद जो है बेसिकली लाजम बात है कि वो जो प्रोसेस था वो उधर ही रुक जाता है। और इस वजह से जो है वो आप देखते हैं कि फिर आपको जो है स्टेलमेट मिलता है, और 99 से लेके 2004 तक ये स्टेलमेट चलता है। अच्छा, इस स्टेलमेट के दौरान 2-3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। उसमें एक डेवलपमेंट 9/11 हो जाता है। 9/11 के हिसाब से मेरे हिसाब से 9/11 ने पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाया, उसकी वजह से हुआ वो ये कि पाकिस्तान की जो पहले पोजीशन होती थी, जो कि एक थोड़ी सी यानी अच्छी पोजीशन होती थी इस हिसाब से कि पाकिस्तान जो है वो, इंडिया हमेशा कहता था कि लेटेस्ट निगोशिएट, लेटेस्ट टॉक। पाकिस्तान कहता था कश्मीर फर्स्ट, यही था ना पहले। अच्छा, 9/11 के बाद हमारी पोजीशन ये हो गई कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहना शुरू किया कि आई एम रेडी एंड विलिंग टू टॉक एनी वेयर, एनी प्लेस, एनी टॉपिक। क्योंकि वो कारगिल वाला एक तो प्रेशर उनके ऊपर, दूसरा ये कि 9/11 हो चुका है तो अब दुनिया भर की जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं वो क्वेश्चनेबल हो चुकी हैं, उनको टेररिज्म के साथ लेबलिंग उसकी हो चुकी है। तो इसकी वजह से जो है वो जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, और पूरा इंटरनेशनल प्रेशर है कि आप नेगोशिएट करें इंडिया के साथ, अमेरिका का, दुनिया का। तो इस वजह से मुशर्रफ जो है वो इस स्टांस पे हैं। और आपको फिर पता है कि 2001 के दिसंबर में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, जिसका फिर ब्लेम पाकिस्तान पे आ जाता है, और उसकी वजह से आईबाल टू आईबाल और सारा कुछ। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है, और पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है 2003 के एंड से, और फिर 2004 में जो है वो वाजपेयी साहब इधर आते हैं, और जो है वो पीस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सार्क समिट में वो यहाँ पे आते हैं, और उसमें फिर ये साइन सिग्नेचर्स होती हैं कि ठीक है हम CBMs की तरफ जाएंगे, हम ये सारे प्रोसेस करेंगे, हम कश्मीर भी निगोशिएट करेंगे। कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क जो कि 99 में बना था उसको रिवाइव किया जाता है, और उसी के ऊपर फिर टॉक्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन जो है वो चलती है। तो पीस प्रोसेस के बाद जो है वो ये 4 साल का पीस प्रोसेस, और 4 साल के पीस प्रोसेस के बाद का ये जो स्टेलमेट है ये हमारा चलता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। जी अच्छा, अब ये आप देखते हैं कि ये जो स्टेलमेट है, स्टेलमेट में क्या होता है? स्टेलमेट में हम कहते हैं कि उसमें तात्तुल होता है, निगोशिएशन नहीं होती, उसमें ताल्लुकात ख़राब होते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेलमेट है 2008 से लेके जो है वो 2000 ये अब तक जो चल रहा है, उसको हम स्टेलमेट इस वजह से कह रहे हैं कि पीस प्रोसेस बहाल नहीं हुआ। दूसरी चीज़ें बहुत हुई हैं लेकिन पीस प्रोसेस बहाल नहीं हुआ। यानी अभी भी वो जो पीस नेगोशिएशन जो कि 2008 में जहाँ पे जो है वो टूटे थे वो बहाल नहीं हो पाए हैं। तो उस हिसाब से तातुल है, लेकिन ये उस तरह का तातुल नहीं है जो कि पहले होता था कि जब लाइन कट गई तो उसके बाद कोई लाइन नहीं बचती थी। तो अब लाइन बच जाती है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके पीछे पीस प्रोसेस खड़ा है, और उसकी दूसरी वजह यह है कि उसके पीछे पीस डायरेक्टिव खड़ा है जो कि PIPFPD ने बनाया। और ये जो आपको बताऊं मैं कि ये जो 1999 में कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क आया, उसके पीछे भी PIPFPD का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, PIPFPD जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था पहले भी कि ये 1995 में पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के नाम से मुबशर हसन, हमारे IA रहमान साहब, और उसके अलावा बहुत बड़े दूसरे नाम हैं, इंडिया से तपन बोस और दूसरे बहुत बड़े नाम हैं, इन सब ने मिलके जो है वो PIPFPD बनाया। और PIPFPD ने जो काम किया वो ये किया कि ये जो उस वक्त जो ये मैं आपको जिस तरह बता रहा था कश्मीर फर्स्ट वाला मसला चल रहा था, उसका सोल्यूशन उन्होंने बताया
कि भाई हमें जो है वो निगोशिएशंस जो है वो सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए, और स्पेशली न्यूक्लियर पे बहुत ज़्यादा बात हुई। जिस तरह से आपको पता है कि परवेज़ हुदबा साहब ने उस वक्त बुक्स वगैरह भी लिखे न्यूक्लियर पे, और वो भी PIPFPD का पार्ट थे, तो उन्होंने भी उस पर बात की, बाकी लोगों ने बात की, CBMs की बात हुई। तो उस वक्त PIPFPD ने एक डिफरेंट नैरेटिव, यानी हमने हमेशा सुना पाकिस्तानी नैरेटिव और इंडिया का नैरेटिव, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतसादिम, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। इन्होंने एक डिफरेंट नैरेटिव दिया जिसको ओनरशिप भी थी कि इंडिया की पीस लवर्स, पाकिस्तान के पीस लवर्स, उन्होंने मिल के एक नैरेटिव दिया। और उन्होंने कश्मीर की बात की कि कश्मीर जो है वो अब आपको पता है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या है कि कश्मीर हमारी शहरग है, इंडिया का स्टैंड क्या है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अब अटूट अंग और शहरग का जो मसला है तो उस पर तो फिर कुछ बात नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो बिलोंग्स टू कश्मीरीज, and democratic solution of Kashmir will be acceptable to the people of India and Pakistan। अच्छा, ये जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है, जो कि वो है कि भाई जो कश्मीर का सॉल्यूशन है वो इंडिया और एक बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव। और इन्होंने ये बात की कि भाई आप इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स पे भी फोकस किया, उनको भी कहा कि आप आएँ और नेगोशिएशंस को स्टार्ट करें और इसको जो है वो ऑल इंक्लूसिव रखें। और इसी वजह से जब 99 में ये यानी लाहौर डिक्लेरेशन हुई तो उस वक्त जो है PIPFPD के इस रोल को रिकग्नाइज भी किया गया। वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इट वाज रिकग्नाइज्ड और उनको जो है वो स्टेज पर बिठाया भी गया था। अच्छा, तो इस दौरान यानी ये हुआ कि स्पेशली 2008 के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक और PIPFPD के अलावा अमन की आशा, अगर आपने सुनी हुई है, तो उसकी भी जो है वो लॉन्चिंग हुई 2010 में। तो ये एक डिफरेंट, यानी वो नैरेटिव जो कि PIPFPD पहले लेके चल रही थी उसको ही आगे चल के अमन की आशा, जो कि आपको पता है कि जंग ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिल के लॉन्च किया। अच्छा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मेरा जो PhD का जो थीसिस है उसमें केस स्टडीज़ में PIPFPD और अमन की आशा दोनों हैं। आज हमारा टॉपिक ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा उसका बताऊँगा कि अमन की आशा उस वक्त, यानी इसका आइडिया उस वक्त चल रहा था जब ये जो आपका मुंबई अटैक हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जियो ग्रुप के जो शाहरुख हसन हैं वो उस वक्त ताजमहल में थे जिस पे अटैक हुआ था मुंबई वाला। उस वक्त सुबह को वो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और वो डिस्कस कर रहे थे कि अमन की आशा हमें लॉन्च करना है, उसको कैसे करें, क्या करें। उस वक्त अभी आइडिया नाम नहीं बना था, लेकिन आइडिया था कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए और हमें कुछ पीस के लिए करना चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने मुझे बताया जब मैंने उनका इंटरव्यू किया कि हम वो इंटरव्यू करके, यानी वो मीटिंग करके, और जैसे ही मैं आया और मेरी फ़्लाइट थी रात को, तो मुझे न्यूज़ मिली कि ये वाक़या हो गया। और मुझे जब पता चला कि ये वाक़या हो गया तो मैंने कहा अमन की आशा तो डूब गई, अब इसके बाद कौन अमन की आशा की बात करेगा। और फिर कुछ महीनों बाद मुझे इंडिया से कॉल आई कि वी वांट टू डू अमन की आशा, जो कि मेरे लिए बड़ा अजीब था। और आपको दूसरा ये भी पता होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडियन न्यूज़पेपर्स पे नज़र रखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की हार्ड लाइन न्यूज़पेपर है। यानी आप अगर उसको कंपेयर करें द हिंदू के साथ और दूसरी न्यूज़पेपर्स के साथ, तो बहुत ही हार्ड लाइन न्यूज़पेपर है और उनका चैनल भी बहुत एंटी पाकिस्तान उसमें आपको नज़र आता है। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे करना चाहते हैं। और ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अमन की आशा जो है उसने 2010 1 जनवरी 2010 को लॉन्च हुई और वो काफ़ी हद तक 2014-15 तक एक्टिव रही। उसके बाद डॉर्मेंट हो गई। आप लोग सवाल करेंगे बाद में तो फिर मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहरहाल पीस लॉ भी जो है वो एक तरह से वजूद में आ चुकी थी और उसने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। ये भी यानी जो सिचुएशन थी उसकी वजह से भी चेंज थोड़ा सा, कि वो जो कनेक्शन कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होता था अब डिस्कनेक्ट नहीं था। दूसरा ये भी था कि अब जो है वो सोशल मीडिया और ये दूसरी चीज़ें भी आ गई थी, जिसकी वजह से भी इंडियंस और पाकिस्तानी उस तरह से जैसे बिल्कुल आपने डिस्कनेक्ट हो जाता था, वो डिस्कनेक्ट जो है वो इस मरतबा नहीं था। और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कंटिन्यूड और सर्वाइव और बल्कि थ्राइव, वो जिस तरह से आप देखते हैं। और स्पेशली जो 4
यानी साल हैं अमन की आशा वाले, उसमें तो बाकायदा थ्राइव, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे हम थोड़ा सा उसकी बात उस पर भी करेंगे। अच्छा, और फिर जो है वो आपका 2019 आ गया, जिसके बाद जो है वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके दौरान जो नेक्स्ट स्लाइड जी। अच्छा, ये किसी भी यानी जिसको हम तातुल का पीरियड कह रहे हैं, उसमें दो बहुत ही अनोखे किस्म के एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ दिस पीस प्रोसेस जो कि वो चला हुआ था, और जिसकी वजह से फिर पीस लॉबी और ये सारा कुछ था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2012 में दो एग्रीमेंट हुए, जो कि अब पीस नेगोशिएशंस तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये दो एग्रीमेंट आपने सुने होंगे। एक तो ट्रेड लिबरलाइजेशन एग्रीमेंट हुआ 2010 में, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने का एग्रीमेंट किया, और जिसके एवज फिर इंडिया ने पाकिस्तान को जो है वो बेसिकली ये देखते हैं आपके, क्योंकि पाकिस्तान का उस पर ये था कि पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रखा था, पाकिस्तान नहीं दे रहा था बहुत अरसे से। वैसे अभी तक हमने नहीं दिया, लेकिन बहुत अरसे से पाकिस्तान नहीं दे रहा था। और यही जो अमन की आशा ने जो ट्रेड और उसके हवाले से जो कॉन्फ्रेंसेस दो बड़ी करवाई, उनमें बेसिकली इस पे डिस्कशन हुआ, और वहाँ से ये इंडियन जो साइड है उसको बताया गया कि पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं कि हमें सिर्फ MFN अगर हम खोल लेते हैं, यानी उसकी वजह से, तो फिर हमारी जो इकनॉमी है आपकी इकनॉमी से बहुत छोटी है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसमें फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेशल केस किया, और उसमें उसकी जो लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट को 100 के अराउंड लेके आ गए, जो कि बाकी दुनिया के उनके 1000 यानी जो उसमें तक जाती है वो लिस्ट। तो ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान के लिए हुआ, और जिसकी वजह से वो फिर FTA जो है वो पाकिस्तान इंडिया ने एग्री किया, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक तरह से थी। अच्छा, दूसरा रिलैक्सेशन इन वीज़ा रिजीम था, जिसमें जो है वो ट्रेडर्स के लिए जो है वो मल्टीपल वीज़ास दिए गए। उसके अलावा जो है वो आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए, और एल्डरली पर्सन जो हैं, जो कि अबव 60 हैं, वो विदाउट ऑन बॉर्डर वीज़ा यानी वो कर सकते हैं जाके, ये भी हुआ। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए इस तरह के जो है चीज़ें हुई। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये दोनों चीज़ें उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, यानी एग्रीमेंट दोनों हो गए, लेकिन दोनों में इम्प्लीमेंटेशन साइड पे मसले आ गए। और उसकी वजह क्या हुई कि जनवरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हुई, और उसके बाद वो जो प्रोसेस था वो जो है वो उस तरह से ना रहा। आगे चलें जी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसमें हुआ ये है कि ये जो 2001 से लेके हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ी सी स्विच साइड्स हुए हैं। यानी 2001 से पहले पाकिस्तान कश्मीर फर्स्ट कहता था, और 2000 के बाद इंडिया बाज़ जगह पे वो आके कभी कभी बात करता है, और कभी कभी टेररिज्म फर्स्ट पे आ जाता है कि आप पहले टेररिज्म को डील करें और फिर हम बात करेंगे। और अब उनकी इस तरह अब जब भी देखेंगे तो अब उसको सिंप्लीफाई करें तो यही है, टेररिज्म फर्स्ट, कश्मीर फर्स्ट का झगड़ा। अच्छा, अब जो है वो उसमें दूसरे एक तो ये चेंज आई है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुअली एक नॉर्मलाइजेशन टुवर्ड्स इंडिया के लिए एक जो है वो ग्राउंड बना है, और वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस आपको नज़र आता है। यानी आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सवाए जमात इस्लामी के, सारी पार्टीज़ इस पे मुत्तफिक हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज होने चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि पहले नहीं थी। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो डायमेंशन है जो कि देखने की और सोचने की ज़रूरत है। उस पर मैंने उस वक्त लिखा भी था जब नवाज शरीफ 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने। ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन कैंपेन है जो कि इंडिया पाकिस्तान की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में हमें नहीं मिलता। वो ये कि आप देखें, इलेक्शन में कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो बात करता है जो लोगों को अच्छी लगे, और इंडिया पाकिस्तान में तो ये रहा है कि एक दूसरे को गाली दो तो लोग तालियां बजाते हैं। ये कौन सा कैंडिडेट है जो कि उन जलसों में जहाँ पे
प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर वो जलसे कर रहा है और जलसों में ये कह रहा है कि इंडिया से मैं लड़ूंगा नहीं, इंडिया से नॉर्मलाइजेशन करूंगा। ये नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले कर रहा है, पावर में आने के बाद करना तो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन से पहले कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है और ये इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होता है। इंडिया में इलेक्शन जब भी होते हैं तो जो है वो पाकिस्तान को गाली दे के प्राइम मिनिस्टर बना जाता है। इसी तरह से ना मोदी किस तरह से यानी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाता है एंटी पाकिस्तान रिटोरिक पर। पाकिस्तान में आप देखते हैं जो हमारी जो पास्ट 10 ईयर्स की एटलीस्ट जो इलेक्शंस हैं उसमें इंडिया इज़ नॉट एन इशू। हमारे इशू दूसरे हो सकते हैं, दूसरे जो है वो टॉपिक्स पे हमारे पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, इंडिया के ऊपर नहीं लड़ते। और नवाज शरीफ का वो जो बयान था उसको भी किसी ने यूज़ नहीं किया। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत आपको मोदी का यार है गद्दार है वाली चीज़ मिलती है। बिलावल ने एक मरतबा ये जो है इमरान खान के अगेंस्ट की, फिर इमरान खान ने बिलावल के अगेंस्ट की, ये तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत चला है। लेकिन उस तरह से जो इंडिया में जिस तरह की सिचुएशन है इसके ऊपर उस तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं है और ऑलमोस्ट ये जो है वो एक तरह से हमारा कंसेंसस मौजूद है। जी नेक्स्ट। सॉरी, जी अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशंस हैं उसमें हम कब जो है वो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत से पॉजिटिव्स उसमें आए, तो उसमें ये भी फेज़ आया कि जब हम बिल्कुल इसको रिवाइव करने के बिल्कुल क्लोज पहुँच गए कि भाई अब लगा कि अब जो है वो पीस प्रोसेस क्लोज हो रहा है। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि नवाज शरीफ तो वादे ही इस पे आए थे पावर में कि मैं जब पावर में आऊँगा तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करूँगा। और फिर नवाज शरीफ ने ये किया कि आपको याद होगा कि जब मोदी का स्वर्न इन हुआ 2014 में, तो नवाज शरीफ जो है वो बहुत यहाँ से मना किया गया कि आप ना जाएं, लेकिन नवाज शरीफ गए और जो है वो वहाँ पे उनके जो है वो 2014 में जो स्वर्न इन सेरेमनी थी उसको अटेंड किया। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमें देखते हैं कि नवाज शरीफ का जो जवाब दिया मोदी ने, मोदी हालांकि बहुत ही हार्ड लाइन पाकिस्तान की इलेक्शन में जब उन्होंने फाइट किया तो एंटी पाकिस्तान रिटोरिक पे विन करके आए, लेकिन उन्होंने उसका रिस्पांस दिया। और इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि एक सरप्राइज स्टॉप ओवर हुआ जो कि दिसंबर 25, 2015 में अचानक हमें पता चला कि मोदी साहब पाकिस्तान में हैं और नवाज शरीफ की ये बेटी तो नहीं थी, ग्रैंड डॉटर की जो शादी है उसमें जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ वो अफ़गानिस्तान से जा रहे थे न्यू दिल्ली, उनको अचानक से ख्याल आ गया और वो जो है वो इधर उधर पड़े और जो है आप ये टीवी पे आपने मज़ेदार किस्म का तमाशा देखा। अच्छा, ये ऐसे नहीं हुआ था, ये इसके पीछे पूरी जो है वो लाज़िम बात है कि स्टोरी होती है कि किस तरह से उसके पीछे। उससे पहले आप देखें 9 दिसंबर को, यानी वही महीना है, कोई 2-3 हफ्ते पहले सुषमा स्वराज जो है वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है और उसमें जो है वो बेसिकली बात होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे भी पहले थोड़ा सा पहले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स पाकिस्तान और इंडिया के जंजुआ साहब और अजीत डोवल बैंकॉक में मिलते हैं और इसका तय करते हैं कि हम किस तरह से इसको स्टार्ट करें और दोबारा से जो है वो पीस प्रोसेस को बहाल करें। और उसी के नतीजे ये तो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोदी साहब आते हैं और ये अब प्लान है कि भाई जो है वो फरवरी में था कि फरवरी 2016 में जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा और जिसमें अब टेररिज्म और कश्मीर और जो है वो CBM और सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। पहले था कंपोजिट डायलॉग, अब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन आपको पता है कि फिर क्या होता है, पठानकोट 3 जनवरी 2016 को पठानकोट हो जाता है और फिर वो जो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का सिलसिला था वो वहीं से टूट जाता है। अच्छा, फिर कोशिशें और भी होती हैं और फिर आपको उड़ी, बालाकोट, ये सारे आपको याद है कि सारे इंसिडेंट्स होते हैं और जिसकी वजह से वो जो पीस प्रोसेस जो कि बहाल हो रहा था वो उसकी जो होप्स थोड़ी सी बच गई थी। क्योंकि पठानकोट के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है कि पठानकोट होता है इंडिया पाकिस्तान पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता है,
बहुत रिस्ट्रेंट दिखाता है। और उसके बाद जो है वो 2016 में फिर उड़ी होता है, और फिर उसके बाद जो है मोदी कसम खाता है कि पाकिस्तान को मैं आइसोलेट करके दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में आइसोलेट करूंगा। और आपको याद है कि मोदी जो है उसके बाद जाके जो है वो सऊदी अरब में हार पहनता है, फिर यूएई में जाता है और उधर से ताजपोशी उसकी होती है और बड़ी उसकी लय और वाह और ये वो बेसिकली ये था कि भाई पाकिस्तान, मैं अब उनसे दोस्ती करूंगा जिनसे पाकिस्तान की दोस्ती, और वहाँ से उसको काटूंगा ताकि पाकिस्तान को मैं आइसोलेट करूं, उसको सज़ा दूंगा कि उसने मेरे साथ वादा करके और मेरे साथ ये किया है। सो दिस इज़ हाउ देन थिंग्स मूव्ड। और वो फिर आपको पता है फिर जो है वो एयर स्ट्राइक्स, बालाकोट वाला ड्रामा पूरा, उसके पीछे अभी तो बहुत से सबूत आ गए हैं कि उसके पीछे क्या कहानी थी। उसमें मोदी की अपनी इलेक्शंस के इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें भी उसमें हैं। और फिर आखिरी जो तीर चलता है वो आपको आर्टिकल 370 और 35A वाला अगस्त 5, 2019। अच्छा, ये भी आप देख लें कि मोदी का जो अगस्त 5, 2019 में हुआ, ये बीजेपी और मोदी का जो मैनिफेस्टो है उसमें 2014 से पहले है, यानी ये कोई नई चीज़ नहीं थी। उनका वो थ्रू आउट उनका स्टांस रहा है कि कश्मीर को बाकी जो इंडियन प्रोविंसेस हैं उनके इक्वल लाया जाए और उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। और वो आके उन्होंने जो है वो यहाँ पे ख़त्म किया, जिससे बहुत बड़ी सिचुएशन चेंज हुई। और उसके बाद ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग यानी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में वो चेंज आती है कि जो पहले नेगोशिएशंस, अब क्या हुआ, यानी पहले आपको मैंने बताया कि था कश्मीर फर्स्ट, फिर हो गया टेररिज्म फर्स्ट, अब क्या है भाई, गो बैक टू अगस्त 5, याद है ना आपको। अब पाकिस्तान का यह है कि गो बैक टू अगस्त 5, देन वी विल स्टार्ट नेगोशिएशंस। अच्छा, अभी इंडिया वैसे नेगोशिएशंस का उतना तावला नहीं है, हमने बल्कि अपने थोड़ी पोजीशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। अभी आपने बहुत से बातें सुनी, अभी तो बहुत सी चीज़ें, ऑडियो लीक्स, ये वो चीज़ें बहुत आई हैं जिनमें आपको जो है वो डान लीक्स के बहुत सी चीज़ें खबर पता चली हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता चला है अभी रिसेंटली कि भाई जो है वो एक तरह से पाकिस्तान में डिज़ायर थी और 2021 में जो है वो कोशिश भी हुई थी कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से बैक चैनल के थ्रू नेगोशिएशंस हुए थे, और जिसके बाद एक ये, बल्कि यहाँ पे मेरे ख्याल में स्लाइड है, आगे चले। अच्छा हाँ, उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बात करना ज़रूरी है कि ये जब अगस्त 5, 2009 हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है ये हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में कि जो पीस लॉबी थी, अब पीस लॉबी स्पेशली इंडियन पीस लॉबी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये टेस्ट केस था अगस्त 5, 2019 के जो है वो मोदी ने जो कुछ किया वो जो है वो सिर्फ कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए तो मसला नहीं था ना, वो तो एक तरह से जो इंडियन पीस लॉबिस्ट हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई वो जिस तरह से उसके ऊपर ये भी आया कि आपने सुना होगा कि कश्मीर में ये बात कही गई, यानी वो लोग जो कि इंडियन साइड को मानते हैं, यानी इंडियन, आपको पता है कि ये जो अगस्त 5, 2019 में हुआ उसका सबसे ज़्यादा जो यानी एक तरह से मसला जो बना वो तो उन पार्टीज़ के लिए बना जो कि प्रो इंडिया पार्टीज़ हैं, यानी जो है वो बेसिकली आपकी महबूबा मुफ्ती और जो है वो क्या नाम है उनका, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के बेटे, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, बहरहाल आप समझ गए। सो बेसिकली उनके लिए सबसे बड़ा मसला था क्योंकि वो जो है वो बेसिकली उनका जो इंडिया के साथ एसोसिएशन थी वो तो उसी के बेस के ऊपर थी ना, आर्टिकल 370 का जो एग्रीमेंट हुआ था फारूक अब्दुल्ला और नेहरू के दरमियान 52 में, उसी के बेस पे उनकी एसोसिएशन थी। और वो जब टूट गया तो वहाँ पे ये भी बात की गई कि जो इंडिया के साथ हमारा मंगल सूत्र था वो मंगल सूत्र टूट गया है। तो ये जो है इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आया। पीस लॉबी ने बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया और ये पूरा साल आपको ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ये डेज गिनते जा रहे हैं और ये हर साल उन्होंने मतलब उसमें स्टैंड विथ कश्मीर, जस्टिस फॉर कश्मीर, कश्मीर बिट्रेड एंड ऑक्यूपेशन एंड इंडियन ऑक्यूपेशन,
और ये कौन कह रहा है? इंडिया की पीस लॉबी कह रही है, पाकिस्तानी पीस लॉबी तो नहीं, इंडिया की पीस लॉबी कह रही है। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट कि वो इंडिया की जो पोजीशन स्टेट की है उसको बाय नहीं कर रही, उसके बिल्कुल अपोजिट एक बात कह रही है, जो विच वाज समथिंग वेरी न्यू। और जो कि और फिर उन्होंने जो है वो अपने लोग भेजे और वहाँ से रिपोर्ट्स ली। ये भी बहुत ज़्यादा है कि बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं कि आपको पता है कि अगस्त 5, 2019 के बाद ये हुआ कि कश्मीर में जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के लोग या दूसरे इवन सिटीजन थे उन सबको निकाल दिया गया। और यानी जो पाकिस्तानी तो वैसे भी इंडियन हेल्ड कश्मीर में नहीं जा सकता, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलाउड नहीं है, तो रिपोर्ट कहाँ से आएगी? और मोदी का प्लान भी ये था। और फिर आपको पता है कि उन्होंने जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया, उन्होंने जो है वो सारा कुछ बंद कर दिया, तो कहीं से कोई रिपोर्ट आने का कोई सिलसिला नहीं था। इस कंडीशन में फिर ये हुआ कि इंडियन पीस लॉबी ने अपनी टीम्स भेजी कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कौन से मुजालिम ढाए जा रहे हैं, किस तरह का जो है वो तो पूरी दुनिया को जो रियल रिपोर्ट्स हैं कश्मीर के साथ जो है मसला क्या हुआ है, वो जो है वो पीस लॉबी ने क्रिएट की और वहाँ से वो जो है वो रिपोर्ट्स आई। और ये जो जिस तरह से आप अगर इसको सर्च करना चाहें तो ये रिपोर्ट्स दोनों आपको मिल जाएंगी। PIPAD एंड जम्मू एंड कश्मीर सॉलिडेरिटी ग्रुप की रिपोर्ट है, द सीज अ ईयर सिंस एब्रोगेशन, उसमें पूरे साल के दौरान क्या हुआ उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। कश्मीर कोलोनाइज्ड, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेजिंग कश्मीर फ्रॉम इंडियाज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स ये जी नेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी दौरान आपको करतारपुर कॉरिडोर बनता नजर आता है, यानी जो है वो कश्मीर का वो हो गया है, उसके बावजूद जो है वो ये मतलब थोड़ा सा पहले हुआ है ना, नवंबर 9 में हुआ है, 5 अगस्त 2019 को होता है जो है वो और सिर्फ 3 महीने बाद करतारपुर जो है वो कॉरिडोर बनता है। और आपको बताया करतारपुर कॉरिडोर बीना एक हफ्ता पहले यहाँ पे थी, उन्होंने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर ने किस तरह से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत मुहैया की है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो कि वैसे मिल नहीं सकते, लेकिन ये वो प्लेटफार्म है जहाँ पे वो बहुत इजीली जो है वो आ सकते हैं, उन्हें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आके एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। और जो है वो आपको पता है कि करतारपुर की जो सिग्निफिकेंस सिख कम्युनिटी के लिए है बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से जो है वो इसकी जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस यानी टेंशन के दौर में जब बिल्कुल 3 महीने पहले जो है वो इंडिया ने वो स्टेप लिया था, उसके बावजूद करतारपुर कॉरिडोर, जो कि आइडिया तो पहले से था लाजमन 3 महीने से पहले से था, इसी वजह से हुआ, लेकिन उसको पाकिस्तान ने ब्लॉक नहीं किया और उसको जो है वो कंटिन्यू किया और वो हुआ। जी नेक्स्ट। अच्छा, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट्स जो इस दौरान हुई, यानी ये 2019 के बाद, यानी हम ये कह रहे हैं कि 2019 बहुत बड़ा था यानी डेवलपमेंट थी, जिसके बाद हमें बिल्कुल ही हमारी होप्स ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद 2 बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हमें नजर आते हैं, करतारपुर कॉरिडोर का और दूसरा सीज़ फायर, जो कि फरवरी 2021 से लेके अभी तक कंटिन्यू है, और वो भी बैक चैनल के थ्रू हुई। और वो इस तरह से हुई कि जो है वो बैक चैनल में नेगोशिएशंस हुए 2014, 15, 16। अच्छा, ये बैक चैनल में नेगोशिएशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होते रहे हैं। बैक चैनल फार्मूला, जो कि मुशर्रफ फार्मूला जिसको कहा जाता है, वो क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप सवाल करेंगे तो मैं उस पर बात करूँगा बाद में, वो भी जो है वो बैक चैनल के थ्रू आया और उसको बैक चैनल फार्मूला भी कहा जाता है। उसके बाद 2014 में भी थोड़ी सी कोशिशें हुई बैक चैनल के थ्रू रिलेशंस को बिल्ड करने की। 15-16 में मैंने बताया आपको जो नवाज़ शरीफ और अपना मोदी का जो कनेक्शन था वो बैक चैनल के थ्रू स्टार्ट हुआ और फिर जो है वो नॉर्मलाइज यानी एक लेवल 1 पर आया। इसी तरह से 2021 में ये हुआ कि एक जो है वो बैक चैनल में नेगोशिएशंस हुए और फिर हार्टलाइन कॉन्टैक्ट के थ्रू एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, और जिसमें 24-25 फरवरी 2021 की मिडनाइट से लेके अब तक जो है वो
एक सीज़ फायर जो पहले से मौजूद था। ये 2003 में वैसे सीज़ फायर ये एग्रीमेंट एक तरह से एग्रीमेंट तो नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन बहरहाल 2003 में ये आया, उसके बाद ऑफ एंड ऑन इसका वो चलता रहा है। तो अब जो है वो ये हुआ कि ये दोबारा से इम्प्लीमेंट हो गया और LOC पे फायरिंग जो है वो ख़त्म हो गई। So the next move was to restore bilateral trade, but the process came to a halt when the government, आपको याद है एक और भी ये भी हुआ था कि इमरान खान गवर्नमेंट के जो ट्रेड मिनिस्टर थे उन्होंने ऐलान किया कि हम इंडिया से टमाटर और पोटैटो था या कोई और चीज़ थी, टमाटर तो मुझे याद है, तो कि हम इंडिया से टमाटो मंगा रहे हैं क्योंकि टमाटो यहाँ पे बहुत महंगे थे उस वक्त। और नेक्स्ट दिन पे आया कि नहीं हम इंडिया से टोमेटो नहीं मंगा रहे क्योंकि हमें मना कर दिया गया है। तो फिर जो है वो आपको पता है कि वो फिर जो है चीज़ आगे नहीं बढ़ सकी। इंपोर्ट शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो बहरहाल वो ट्रेड जो है बायलैटरल ट्रेड फिर नहीं रिस्टोर हो सका, लेकिन उसकी भी कोशिशें थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं कि पीस प्रोसेस तो बहाल नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ें उसके साथ साथ हो रही हैं। ये पीस पर जो हमारा जो 1.5 लाख है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कि उसकी कंटिन्यूसली हो रही हैं। तो फिर नेक्स्ट जी चलें। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है वो डॉक्टर मलिया लोधी ने जो है वो सिनारियोज प्रेजेंट की कि भाई क्या हो सकता है कि बेस्ट केस सिनारियो स्टेलमेट एंड्स एंड द पीस प्रोसेस रिवाइव्स, वर्स्ट केस सिनारियो कैन रिजल्ट इन टू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वार, कि भाई या तो जंग हो, या तो बेस्ट तो ये है कि भाई स्टेलमेट ख़त्म हो जाए, पीस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और वर्स्ट ये है कि दोनों जो है वो जंग हो जाए, कोई इस तरह की खतरात हो सकते हैं। मोस्ट पॉसिबल सिनारियो स्टेलमेट कंटिन्यूज, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यू। अब ये जो है मोस्ट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हम देखते हैं कि हम किसी न किसी तरह से कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, यानी बहुत एक्सट्रीम पर भी लेके जाते हैं और फिर थोड़ा सा बैक पे आके और फिर उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट भी होती है। और जिस तरह से आपको पता है कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें अगर चाय पिलानी पड़ जाए तो हम चाय भी पिला देते हैं और उनको वापस भी कर देते हैं। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं, यानी हमारे यहाँ हॉट एंड कोल्ड वाला चक्कर है वो चलता रहता है। और फिर यही जो है वो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हमें जो है वो फर्स्ट पर चला जाए और इसको रिवाइव किया जा सके, लेकिन सिचुएशन जिस तरह की है उसमें जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और जो आता रहा है, कुछ जो हार्ड लाइनर हमारे हैं वो कहते हैं कि ये जो बैक चैनल इज़ अ बैड चैनल, कि बैक चैनल में नहीं भाई, सारा का सारा जो है वो जो भी होना चाहिए सबके ओपन होना चाहिए, बैक चैनल में आप क्यों नेगोशिएशन करते हो। तो इसका जो है वो इसकी लॉजिक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान की आप जब रिलेशन की बात करते हैं तो आप यानी मीडिया की ग्लेयर में सारी चीज़ डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है दोनों तरफ के लिए। और इसका मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कि आपको याद होगा कि आगरा समिट 2000 बल्कि 2000 जुलाई 2000 नहीं 2002 नहीं है, 2 है, सॉरी 2000 है, क्योंकि 2002 तो फिर बात खराब हो गई थी। ये मुशर्रफ आए थे 2001 दिसंबर में, बाद नवाज शरीफ को भेजा गया सऊदी अरब, ठीक है। 2002 के अंदर वो गए जब उन्होंने प्रेसिडेंटशिप ले ली, एक्वायर कर ली। बहरहाल ये थोड़ा सा डेट इनको कंफर्म कर सकते हैं। जी, इसको चेक कर सकते हैं कि 2002 है या 2000 है। मुझे थोड़ा सा 2000 याद आ रहा है, लेकिन आपकी बात भी हो सकता है ठीक हो। जी। सो बहरहाल आगरा समिट के में आपको याद है कि वो यही चीज़, कि वो जो चीज़ ख़राब कहाँ से हुई थी कि मुशर्रफ साहब ने जो है वो सुबह की ब्रेकफास्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो कि सीक्रेट थी, नेगोशिएशंस हो रही थी, उनको ब्रेक कर दिया था, और जिसके बाद वो प्रेशर आया और जिसकी वजह से सारी जो है वो जो जॉइंट स्टेटमेंट होनी थी वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुई और मुशर्रफ साहब खाली हाथ जो है वो वापस आए। आगरा समिट में ब्रेक थ्रू जो होनी थी वो नहीं हो सकी। तो यानी बेसिकली मीडिया
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको स्पॉइल भी कर सकता है। उसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने कौन सी चीज़ें बैक चैनल में रख के डिक्लेयर करनी है, डिसाइड करनी है, और फिर किस स्टेज पे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। ये हर जो पीस नेगोशिएशन होते हैं वहाँ पे होता है, इसमें कोई बैड चीज़ नहीं है। और जिस तरह से हमने देखा कि हमारे जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो बैक चैनल के थ्रू अचीव हुए हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के मसले को हल करने के क्लोजेस्ट पहुँचे हैं वो है फरवरी 2007, जिसमें जो है वो जिसको बैक चैनल फार्मूला कहा जाता है और जिसको मुशर्रफ फार्मूला भी कहा जाता है, वो तकरीबन पहुंच गए थे। और आपको पता होगा कि ये फरवरी मार्च 2007 में ये तय हो गया था कि जुलाई 2007 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान का दौरा करेंगे और एक पीस ट्रीटी साइन होगी, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया के जो छोटे छोटे मसले हैं, फॉर एग्जांपल सरक्रीक हो गया और जो है वो सियाचिन हो गया, इन पे बाकायदा एग्रीमेंट साइन होगा और कश्मीर के सॉल्यूशन का रोड मैप दिया जाएगा कि हम इस स्टेज पे ये करेंगे, वो करेंगे, और पूरा आपको बता दिया जाएगा कि भाई हम 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हम एक पीस ट्रीटी साइन करने जा रहे हैं। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो झगड़ा, जिसको कहा जाता है कि उधार तब तक बंद है जब तक कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, आपने सुना होगा। तो वो जो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाएगा और उधार दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल वो मसला हल यानी तकरीबन हो चुका था, और फिर बाद में जो है वो उसमें मसले हो गए और वो नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल वो सारा हुआ था बैक चैनल के थ्रू। तो बैक चैनल बहुत यूज़फुल चैनल है। और तो पॉइंट इज़ कि जो हम देखते हैं कि यानी हम जो डिफरेंट चैनल्स हैं, ये जो पीस प्रोसेस में हम कहते हैं कि जब आप पीस बिल्डिंग के प्रोसेस को जो है एज ए होल देखना चाहिए, और वो जो है उसमें जो ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं अपना अपना। और यानी पीस लॉबी का रोल अपनी जगह पे है, टॉप लेवल के नेगोशिएशंस का अपना रोल है, बैक चैनल का अपना रोल है, और ये सारे पॉजिटिवली अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तब जाके पीस पॉसिबल होता है। पीस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि स्पॉयलर्स भी होते हैं जो कि उसको ख़राब करने के पीछे लगे होते हैं। जी नेक्स्ट। सो अब पॉइंट इज़ कि हम पीछे जी हाउ कैन दे मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ से हम कहाँ जाएं कि जो है वो थोड़ी बहुत वो जो जिस तरह से आफाक कह रहे थे अब सो गए हैं कि जो है वो अमन की बात भी हमें होनी चाहिए और कि आगे कैसे चले। सो हम देखते हैं कि ये जो यानी मेरा पहली पॉइंट तो ये है कि ये जो बात है कि कश्मीर फर्स्ट, टेररिज्म फर्स्ट, या फिर जो है वो हम बात करते हैं अब कि बैक टू अगस्त 5, ये जो आप कंडीशन जब लगाते हैं नेगोशिएशंस पर, तो फिर जो नेगोशिएशंस हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने पीस प्रोसेस की तरफ जाना है तो दोनों साइड्स को नेगोशिएशंस के लिए कंडीशंस लगाना ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप जब तक बैठेंगे नहीं तो फिर तो मसला जो है वो हल नहीं हो सकता। अब इंडिया फॉर एग्जांपल कहता है कि भाई हमने टेररिज्म पे बात करनी है, पाकिस्तान कहता है हमने कश्मीर पे बात करनी है। आप दोनों पे बात कर लें, क्या मसला है। और ये तो पहले आप कंपोजिट बायलैटरल फ्रेमवर्क और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग फ्रेमवर्क, ये चीज़ें तो डिसाइड हो चुकी हैं। तो अब मसला क्या है, अब दोबारा से आप उसको दोबारा से उसी पे जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स आप देखें तो अब हम दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन वहीं पे जाके खड़े हो गए हैं कि भाई जो है वो नेगोशिएशंस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ये है कि भाई कभी पाकिस्तान की कंडीशन होती हैं, कभी इंडिया की कंडीशंस होती हैं। सो प्री कंडीशंस फॉर टास्क जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि मेरे हिसाब से जो ये जो हमारा LOC के ऊपर सबसे बड़ा मसला रहता है, और ये जो LOC की फायरिंग जो अभी तो आपको पता है जिस तरह सीज़ फायर हो गया है, लेकिन ये सीज़ फायर उस तरह से फार्मलाइज नहीं हुआ है। यानी फार्मलाइज का मकसद होता है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो सीज़ फायर के ऊपर, और उसमें आपको पता हो कि अब देखें होता ये आया है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कि LOC पे फायरिंग होती है। यानी जब भी आपका नेगोशिएशन या कोई चीज़ अच्छी होती है तो LOC पे फायरिंग होती है और सारा हम वापस बैक टू स्क्वायर वन होते हैं।
और उसमें होता यह है कि दोनों साइड्स एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि इन्होंने शुरू किया था, हमने जवाब दिया और हमने इनको सबक सिखाया। ये आप न्यूज़ में पढ़ते हैं, अब इंडियन मीडिया को खोल लें तो वो भी यही स्टोरी चलाता है, पाकिस्तान को खोल लें तो वो भी यही स्टोरी चलाता है। तो उसमें पॉइंट इस कि भाई आप जो है मिल के बैठ के इसका जो है वो इसको फॉर्मलाइज क्यों नहीं करते, इसको फॉर्मलाइज करें और इसके बाकायदा इसका कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी रखें। अच्छा, इस पे जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन ये रही है 2015-16 में नवाज़ शरीफ जब यूएन के इजलास में उन्होंने बात की थी तो उन्होंने उस पर इंडिया को ऑफ़र की थी कि लेटेस्ट फॉर्मलाइज सीज फायर एग्रीमेंट 2003, जो कि 2003 में हुआ था और जिस पे अभी भी अमल हो रहा है, लेकिन अमल तो हो रहा है लेकिन इसको फॉर्मलाइज हमें करें और इसमें हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी रखें ताकि फिर ये भी फैसला हो कि भाई पहली गोली किसने चलाई, ताकि वो उसको फिर चलाते हुए थोड़ा सा सोचे भी सही ना कि भाई उस पर इल्ज़ाम भी आएगा, दुनिया के सामने कोई बता भी सकेगा कि भाई किसने चलाई, तो फिर वो होगा। तो इंडिया की तरफ से उस पर प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पता है कि इंडिया की पोजीशन है 1972 से लेके कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, और उनका स्टांस ये है कि पाकिस्तान ने एग्री किया था 72 में कि बायलैटरली इंडिया और पाकिस्तान अपने मसले हल करेंगे, तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो थर्ड पार्टी के लिए राज़ी भी हो जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि करगिल जब वार हुई तो इंडिया ने अप्रोच किया अमेरिका को कि भाई आप आएँ और इस मसले का जो है वो कोई हल करें, देखें जो है वो पाकिस्तान क्या कर रहा है। और फिर आपको याद है कि क्या हुआ था, फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को वाशिंगटन बुलाया गया, तो थर्ड पार्टी नहीं हुई इन्वॉल्व या हुई, और वो किसके कहने पे हुई, वो इंडिया के कहने पे हुई। तो इस वक्त इस तरह से ये होता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से एक तरह से इंडिया को भी सोचने की ज़रूरत है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ठीक है, आपका शिमला कार्ड अपनी जगह पे, लेकिन ये उसमें प्रपोजल ये है कि UNCIP जो कि पहले से मौजूद है, जिसको इंडिया भी मानता है, तो उसको ही दे दिया जाए काम कि वही जो है वो थर्ड पार्टी यानी इसमें जो है वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर का रोल प्ले करे, क्योंकि वो पहले से वहाँ पे मौजूद है, UN की एक बॉडी है, तो वो भी एक तरह से सोल्यूशन हो सकता है। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन इंडिया पाकिस्तान को निकालना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अब पता नहीं है कि ये पीस प्रोसेस जो है वो कब रिवाइव होगा, वो तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई गोवा में, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए, लेकिन उसमें जाने से पहले ही आपको पता है कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि जो है वो SCO के साथ हमारी क्या कमिटमेंट है। ये बायलैटरल ट्रिप नहीं है, ये मल्टीलेटरल ट्रिप है, और ये उसी तरह से था। और अब वहाँ पे जो कुछ हुआ वो भी आपने TV पे देखा कि किस तरह के हार्ट वर्ड्स दोनों तरफ से हुए, और उससे जो है वो जो थोड़ी सी पहले से ही ये हम यानी मुझे याद है मुझसे पूछा भी गया कुछ जगह पे, तो मैंने कहा मुझे तो कोई उम्मीद इस मर्तबा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पहले से जो सिचुएशन ख़राब है उसमें ये ट्रिप कोई बहुत बड़ी कोई मेजर अचीवमेंट शायद ना दे सके। और दूसरा ये भी कि जो इस वक्त की सिचुएशन इंटरनल पाकिस्तान की है और फिर इंडिया की भी, और वहाँ पे जो हो रहा है जो कुछ, और दूसरा ये भी कि आपका ये जो करंट ईयर है ये पाकिस्तान में इलेक्शन का ईयर है, और फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया में इलेक्शन का ईयर है। तो जब इलेक्शन सामने हो तो फिर पीस तो नहीं हो सकता, ये भी एक मसला हमारे यहाँ होता है। तो अब जो अगली उम्मीद ये है कि 2024 के बाद जब पाकिस्तान में एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी सिटिंग, इंडिया में एक गवर्नमेंट होगी, और होपफुली मोदी नहीं होगा, लेकिन होप्स बहुत ये यानी मजबूत होप्स नहीं हैं, और अंदेशे यही हैं कि शायद मोदी ही हो, लेकिन जो भी होगा पाकिस्तान को उसके साथ डील करना पड़ेगा। और वो ये पाकिस्तान की चॉइस नहीं है, ये तो चॉइस इंडियन पीपल की है कि वो किसको वोट करते हैं। लेकिन जो भी होगा और जो भी उम्मीद बनेगी फिर 2024 के बाद ही शायद होगा कि हम दोबारा से सोच सकें कि जो है वो पीस प्रोसेस कैसे बहाल होगा या क्या होगा। लेकिन इसमें उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद के उस पॉजिटिव नोट पे करते हैं एंड कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें हमने बहुत से डेडलॉक्स देखे, ये कोई एक डेडलॉक नहीं है, और ये वो डेडलॉक है जिसमें हमने डेडलॉक के दौरान भी बहुत कुछ देखा है।
यानी हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी देखी हैं, तो होपफुली कि हम इसको पीस प्रोसेस को रिवाइव कर सकेंगे और वहाँ से कहानी शुरू करेंगे जहाँ पे ख़त्म हुई थी। और वो ख़त्म कहाँ पे हुई थी? वो ख़त्म हुई थी फरवरी मार्च 2007 में मुशर्रफ फार्मूला, जिस पे एग्रीमेंट होते होते रह गया था। वहीं से कहानी को शुरू करने की होपफुली उम्मीद होगी। आगे सवाल फिर लेते हैं जी। थैंक यू सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन यही है सर कि आपने बताया कि मुशर्रफ की पीरियड में पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे 4 से 2008 तक। सर हमें बताया गया है फ़ौज की तरफ से कि हमें ख़तरा है, इसलिए वो पावर भी हासिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मनाआत है वो भी हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप आता है तो वो यही पेश करता है कि इंडिया की तरफ से जो है उसके साथ जो वोट हासिल करते हैं ना। तो सर ये बताएं कि ये जो मुशर्रफ था ख़ुद तो डिक्टेटर था, वो ख़ुद जो अपनी जो पावर थी इस्टेब्लिशमेंट की वो भी इंडिया की थ्रू से हासिल करता है, लेकिन फिर उसके पीरियड में ये जो रिलेशन थे वो क्यों अच्छे हुए? दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 1985 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था सार्क। क्या जो सार्क था उन्होंने कोई अचीवमेंट्स हासिल की है पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप में या नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल से सर आपने कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो अगर आप इसके बारे में कुछ कहें। थैंक यू सर। अच्छा जी, पहला जो आपका सवाल था कि नवाज़ शरीफ, वो थोड़ा सा मैं उसको पहले तो अंडरस्टैंड करूँ और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ कि जो बेसिकली आपका सवाल ये है कि यानी जो पाकिस्तान आर्मी है, यानी जो मुशर्रफ हैं वो मिलिट्री मैन हैं, उसके बावजूद उन्होंने रिलेशंस उनके दौर में क्यों इंडिया के साथ बनाने की कोशिश की या क्या वजह है? अच्छा, उसमें देखें कि ये इसको इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में देखना मेरे ख्याल में ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आप ये सिर्फ मुशर्रफ की बात नहीं है। अभी रिसेंटली आपने इवन बाजवा साहब का सुना है रिसेंटली कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बहाल करने की कोशिश की और फिर इमरान खान ने कोई मसला किया, ये भी आपने रिसेंटली सुना होगा। तो ये जो है वो ये बात नहीं है कि ये सिविलियन और नॉन सिविलियन वाला इशू जो हमें बताया जाता रहा है, बहुत मेरे ख्याल में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और मुख्तलिफ ये डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमने देखा है बहुत से सिचुएशन में मिलिट्री चाहती है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर हों ताकि हम फोकस कर सकें दूसरी चीज़ों पर। तो ये जो है वो यानी वो उस तरह से जो है मेरे हिसाब से उस तरह से नहीं है। अच्छा, दूसरा आपका इसी से रिलेटेड क्या था कि सार्क तो था, उसके इसी में था, कोई क्वेश्चन और भी था ना सर, जो वोट हासिल करते हैं ना कि... हाँ, वोट वाला। अच्छा, उसका तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि भाई इंडिया को गाली दो और वोट लो, ये इंडिया में चल रही है अभी भी। पाकिस्तान में ये मुझे नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, कोई भी इंडिया को गाली दे के वोट नहीं लेती। ये यानी पिछले कोई 5-6 इलेक्शंस में तो कम से कम नहीं हो रहा, उससे पहले होता होगा लेकिन अब ये नहीं होता। और सार्क वाला, अच्छा सार्क जो है उसको बड़ी होप्स के साथ बनाया गया। सार्क का जिक्र मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टॉपिक उस पर डायरेक्टली नहीं था, लेकिन सार्क जो है वो उसमें होप ये थी कि भाई ये भी पिछले वीक बल्कि बीना आई थी तो वो सार्क पे ज़्यादा बात हुई थी और वो बात कर रही थी साउथ एशियन यूनियन की, और उसमें साउथ एशियन यूनियन में सार्क से यही उम्मीद थी कि आगे चल के सार्क जो है वो जिस तरह से आसियान है, जिस तरह से ईयू है, उस तरह की कोई जो है वो हमारी साउथ एशियन एसोसिएशन भी होगी। लेकिन उसमें हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसी ने उसको ख़राब किया और उसी की वजह से जो है अब जिस तरह से आपने एफटीए का देखा, एफटीए का जो है वो एग्रीमेंट सार्क के प्लेटफॉर्म से हुआ, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा। वो अभी तक पाकिस्तान इंडिया बाकी कंट्रीज़ का तो चल रहा है लेकिन पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं हो रहा। इसी वजह से हम देखते हैं कि इंटर सार्क जो ट्रेड है वो बहुत मिनिमल है, जो कि बहुत ही ख़राब है। हालांकि हम बहुत एक दूसरे का, हमारा जो यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो ट्रेड है, बल्कि चौधरी साहब बैठे हैं वो ट्रेड पे ज़्यादा बात कर सकते हैं कि जो है वो हमारा ट्रेड तो इस तरह का है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कॉमन है, हमारे कपड़े कॉमन है, हमारा फूड कॉमन है, हमारी पता नहीं कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें कॉमन है। तो हम अगर ट्रेड करें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है एक दूसरे की तरफ, लेकिन हमारे रिलेशन जो ऊपर लेवल पे हैं उसकी वजह से वो नहीं होता और उसका ही सार्क पे भी असर है। जी
परवेज़ मुशर्रफ के दौर के हवाले से है वो ये कि अगर 9/11 ना होता तो ही वॉज अ नाइस गाय इन द सेम वे बट ही बिहेव्ड ड्यूरिंग हिज एरा फ्रॉम 2000 टू 2008 और 7 जो भी था। नहीं, 9/11 तो पहले हुआ है, ये तो नहीं 9/11 हुआ तो होता है और वो चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो दो बॉर्डर पे तो नहीं लड़ सकता। ही वॉज फाइटिंग ऑन वन बॉर्डर, तो कुड ही फाइट ऑन द सेकंड बॉर्डर? तो ये एक फैक्टर, मैं इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। यानी आपका आर्गुमेंट ये है कि अगर 9/11 ना होता तो इतना ही वाज नॉट सच अ नाइस गाय। वो शायद चूंकि उसको करना पड़ा और एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एक तो ये, दूसरा ये कि जिस तरह सऊदिया और ईरान कभी कोई सोच भी नहीं सकता था प्रेजेंट सिनारियों में कि क्या वो मिल बैठ के और अपने जो इश्यूज़ हैं जो कि बहुत हमारे तो फिर भी डिप्लोमेट्स हैं और इतना सीवियरिटी नहीं है, उनका तो बहुत सीवियरिटी है। तो क्या ये जो फॉरेन फैक्टर है, चाहे चाइनीज़ हो चाहे वट एवर अदर फैक्टर्स, डोंट यू थिंक कि दे कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स? क्योंकि ये जो अब इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वो गेम अपना खेल नहीं सकते, क्योंकि वो जब सऊदी और ईरान को कर सकते हैं तो इंडिया पाकिस्तान तो इज़ नॉट दैट बिग इशू, क्योंकि वो जो चुंगल है वो तो कर सकता है। क्योंकि जो बिज़नेस का जो अभी मॉडल आ रहा है, तो डोंट यू थिंक कि जो चाइना है, जो ये कॉरिडोर बना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में क्या हमारे रिलेशनशिप वर्स्ट होंगे या बेहतर हो सकते हैं? ये थोड़ा सा। जी थैंक यू। अच्छा, पहला जो आपका सवाल था उसका बल्कि शायद आप देर से आए या कुछ, क्योंकि ये मैंने बात की थी और मेरा यही आर्गुमेंट था कि 9/11 की वजह से मुशर्रफ जो है वो उसमें ये तब्दीली आई। वो इस वजह से कि 9/11 ने वो जो यानी टेररिज्म को एक तो क्वेश्चनेबल करवा दिया, और फिर मुशर्रफ के ऊपर दुनिया का प्रेशर भी था कि भाई इंडिया से बात करो और ये सारा कुछ, तो बिल्कुल 9/11 फैक्टर था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत उठाया जाता है कि भाई जो है वो क्या चाइना जिस तरह से रोल प्ले किया है सऊदी अरेबिया और ईरान में, उसी तरह का रोल कोई इंडिया पाकिस्तान में चाइना कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इस पे आंसर ये है कि हमने अब तक जो है वो, आप देखें चाइना ने भी शायद ऑफर्स की हुई हैं, पहले भी इंडिया पाकिस्तान को भी की हुई हैं, लेकिन चाइना के अलावा भी बहुत सी ऑफर्स हैं। आपको जो है वो यूएस के सारे प्रेसिडेंट्स, बिल क्लिंटन को उठा लें, आप अभी ट्रंप साहब को उठा लें, उन्होंने जब गए थे इमरान खान, तो वो जो जीत के बड़ी फतह करके आ गए, वो यही था कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। उनको पता था कि इंडिया का जवाब क्या होगा, हम सबको पता है। इंडिया 1972 से कहता हुआ रहा है कि भाई नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, चाहे वो कोई भी हो। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला चाइना के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा भी मसला है कि क्या चाइना इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वही रोल प्ले कर सकता है जो सऊदी और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कर सकता है? वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। यानी इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे मुश्किल इस वजह से लगता है कि फिर जो इंडिया, चाइना और यूएस और ये जो ट्रायंगल है, उसमें जो है हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो यूएस के साथ अटैच करके, और यानी जो बल्कि जो यूएस है वो प्ले करता है इंडिया को अगेंस्ट चाइना, और उसको जो है वो एक तरह से यानी जो चाइना का जो राइज है उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो उसको करता है। तो क्या ये मीडिएशन इंडिया कभी कबूल करेगा चाइना की? बहुत मुश्किल लगता है, अभी तो बहुत मुश्किल लगता है। आगे चल के कोई बहुत बड़ा ट्रेड बेनिफिट इंडिया को लगे कि वाकई जो है वो सीपैक, अभी तक तो सीपैक के इंडिया खिलाफ है, आपको पता है। आगे चल के जो है वो ये OBOR या सीपैक में उसको कोई इंटरेस्ट नज़र आए और वो कन्विंस हो कि वो इंटरेस्ट जो है उसकी जो यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसको अगर वो ज़्यादा होगा तभी जाएगा वो, उसके पास अभी यूएस के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उससे बहुत बड़ा गेन वो ले रहा है। और उसमें ये भी है कि अगर वो चाइना की तरफ जाएगा तो यूएस से भी मार खाएगा, ये भी उसको सोचना है। तो इंडिया के लिए उसकी कास्ट इतनी बड़ी हो जाए कि वो यूएस को छोड़ के और इधर पूरे का पूरा आ जाए, बहुत मुश्किल लगता है। यानी ये इसको सोचें वो इंटरनेशनल सिनारियो में तो उसको शायद सूट नहीं करता। जब सूट करेगा तो हो सकता है इंडिया सोच भी सकता है। और फिर लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें हमें होप रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि चाइना, लेकिन कोई और भी कर सकता है, और बायलैटरली भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ये भी हो सकता है। तो हो तो सकता है, जिस तरह से हमने 2004-2008 में देखा कि हम तक बहुत क्लोज पहुंच गए थे,
तो हो तो सकता है, यानी लेकिन और रियलाइजेशन ये थोड़ी सी है भी सही, यानी स्पेशली पाकिस्तान में इस वक्त रियलाइजेशन ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इंडिया में थोड़ी सी दूसरे प्रॉब्लम हो गए हैं, स्पेशली वहाँ पे आपको पता है कि मोदी ने जो हिंदुत्व की जो फिलॉसफी वहाँ पे दी है उसने कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं जिनको शायद पहले इंडिया को सॉर्ट आउट करना होगा पाकिस्तान की तरफ वापस इस मसले की तरफ। इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो अभी जो इंडिया में नैरेटिव है वो ये भी है कि भाई पाकिस्तान तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो उसकी इकनॉमी बैठ गई है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी जो 2 दिन पहले हुआ है उसको देख के तो उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तो गया, जो गए खुद ही जा रहा है, उसके साथ नेगोशिएशन करके डील करने का फ़ायदा क्या। एक ये भी माइंडसेट इंडिया में है जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट है और पीस के लिए बहुत ख़राब है, जो कि लेकिन वो माइंडसेट है और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में ये है कि भाई ये खुद ही टूट फूट रहा है तो हम इससे बात क्यों करें, हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें और हम इसको क्यों कुछ दें थोड़ा बहुत, यानी जब बात करेंगे तो देना पड़ेगा ना कुछ, तो हम इसको क्यों दें, ये तो मुफ्त में वैसे ही हो रहा है। और ये बहुत गलत सोच है, लेकिन ये सोच है इंडिया में। अच्छा, दूसरा मसला वहाँ पर ये भी है कि जो मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे हो रहा है और उसकी वजह से ये यानी हम इसको ये भी कहते हैं कि ये वो जो ज़िया-उल-हक वाला टाइम हमारे ऊपर गुजरा था, अब वो इंडिया के ऊपर गुजर रहा है इस वक्त। अब वो उससे कब निकलेंगे और कैसे वो सेक्युलरिज्म, सेक्युलर इंडिया जो है जो नारा था वो तकरीबन एक तरह से वो बहुत बड़ी थ्रेट के अंडर है। उसको जाहिर बात है कि वो जो इंडियन सोसाइटी है, पीस लॉबी है, दूसरे लोग हैं, वो उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। और ये हमें 2024 के इलेक्शन में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि आया जो है मोदी कंटिन्यू करेगा या फिर कांग्रेस वापस आएगी, और कांग्रेस वापस आएगी तो क्या करेगी, क्या वो आर्टिकल 370 को बहाल करेगी या नहीं करेगी। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनका अभी हमें अब ये भी सुना जा रहा है कि अगर कांग्रेस आएगी भी तो शायद आर्टिकल 370 बहाल नहीं होगा। तो बहरहाल ये देखने वाली चीज़ें जी। इसमें ही बोले हेलो। अच्छा सर, थैंक यू। आरएसएस वाला तो सर आपने इसका आंसर दे दिया कि उसके इफेक्ट्स मुसलमानों पे भी हैं और पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह फ्यूचर में सर इसका वो मोदी साहब नहीं आएंगे लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर वो आ गए। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जो डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है सर, तो क्या आप देखते हैं कि उस साइड पे भी अगर सर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो इसका सलूशन निकाल सकती है, हमारी साइड पे भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी इसका निकाल सकती है डिक्टेटरी, क्योंकि मुशर्रफ को एक डिक्टेटर की इमेज में लिया जाता है तो उस टाइम वो बिल्कुल हम करीब पहुंच गए थे। तो सर ये आप क्या देखते हैं? थैंक यू, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें वाकई जो हमें जो हिस्ट्री हमारी बताती है कि इसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जिस तरह आपने बताया मुशर्रफ डिक्टेटर थे, लेकिन बहरहाल उसमें भी हम पीस प्रोसेस के बहुत क्लोज हो गए। अच्छा, इसमें बल्कि जब मुशर्रफ शुरू में आए थे तो इंडिया ने मुशर्रफ से बात करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि उसकी 2 रीज़न थे। एक तो जो है वो उन्होंने 99 का जो जिम्मेदार है मुशर्रफ है उसको करार दिया था, दूसरा ये कि भाई मिलिट्री डिक्टेटर है, हम इससे बात नहीं करेंगे। और ये उनकी जो कहानी है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। और आगरा समिट हुआ था मेरे हिसाब से 2000 में हुआ था, 2001 है, हाँ 2001 है ना, मैं सही हूँ ना आप सही हैं, बीच में है जी। उसके फौरन बाद 9/11 हुआ। जी, उसके फौरन बाद 9, बिल्कुल सही। सो 2001 में उसको बुलाना पड़ गया था और उन्होंने बुला लिया था। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट हो, यानी मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि हमें ये चॉइस हमारी नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट किसकी होगी। ये चॉइस इंडिया नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी होगी। दोनों को डील करना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट सिटिंग होगी, डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी होगी, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको निगोशिएट करना पड़ता है। बल्कि कभी कभी ये भी आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई डेमोक्रेसी के साथ डील करना मुश्किल है, क्योंकि जब डिक्टेटर से आप डील करते हैं तो फिर एक ही बंदे से बात होती है और फिर वो इम्प्लीमेंट भी होती है। डेमोक्रेसी में आपके साथ ये भी हो सकता है जिस तरह से आप जो है वो लाहौर डिक्लेरेशन कर दें और कारगिल हो जाए, ये मसला भी तो है ना इधर जी। अच्छा सर, एक और पॉइंट था सर, वो ये कि आरएसएस सर जिस तरह फैशिस्ट मूवमेंट है और वो जो जर्मनी में हुआ हिटलर सर, वो बाद में एक बहुत ज़्यादा क्या पहुँच गया था यूरोप में, तो सर उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन बनी और वो सर सारा। तो सर क्या हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर आरएसएस रही तो फिर कोई वार होगी, उसके बाद कुछ में भी कुछ चीज़ें से ठीक हो जाएं? यानी आप जंग करवा के छोड़ेंगे
नहीं, अच्छा ये बहुत ख़तरनाक सोच है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग अगर लगती है, यानी जंग अब एक तरह से जंग, हाँ एक तरह से मिनी वार्स तो हमने लड़ी है ना, कारगिल को भी आप वार कह सकते हैं, और दूसरा हम बहुत क्लोज गए थे, ये जो उड़ी वाला इंसिडेंट हुआ था, और फिर जी बिल्कुल, तो ये वार वाला ऑप्शन प्लीज़ इस पे ना सोचें, आप मरवाएंगे हमें सारे, और सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस को नहीं, पूरी दुनिया को मरवाएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर वार हो सकती है। और जंग यानी कोई मसले का हल कभी भी नहीं होती, मेरे हिसाब से तो कभी भी जंग मसले का हल नहीं हो सकती। मसले का हल टेबल पे ही निकलना है, और टेबल से ही निकलेगा, और उम्मीद उसी से रखनी चाहिए, जंग से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, और उम्मीद भी हमें अमन से ही है, जंग से कोई उम्मीद नहीं है। सो इसी पे मैं बात, इसी का ये आंसर है जी। हिंदू कम्युनिटीज़ तो उनका 75 सालों में उनका वो क्वेश्चन के तौर पर लटक रहे हैं खिला में, उनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? मुस्तकबिल में उनका कोई अच्छा होने का इम्कान है? जी, ये वैसे बहुत ही जो है वो अब सिचुएशन जो है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ का जो इशू है बहुत सीरियस इशू रहा है, और रिलीजियस फ्रीडम इन इटसेल्फ पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू रहा है, और उसमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है बिल्कुल। और इंडिया में पास्ट में कोई जो स्पेशली जो आरएसएस के बाद तो, और मोदी के स्पेशली दौर में तो बहुत सिचुएशन ख़राब हुई है। तो दोनों तरफ हमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म एक बहुत बड़ा इशू अब बन चुका है, और उसके साथ साथ एक और भी इशू आ गया है जो कि पॉपुलिज्म वाला इशू है, यानी पॉपुलिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कंबाइन हो गए हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो गई है जिसको हम अल्ट्रा नेशनलिज्म, और बल्कि उसको एथनो नेशनल, यानी क्या कहते हैं उसको, नियो ट्राइबल नेशनलिज्म, ये भी हो गया है, जिसमें बेसिकली आपका नेशनलिज्म जो होता है वो इसी से होता है, जिस तरह से इंडिया में पाकिस्तान में भी वो थोड़ा रहा है, काफ़ी रहा है, इंडिया में भी अब हो गया है। वो ये कि भाई अ गुड इंडियन शुड बी अ गुड हिंदू, यानी अ गुड इंडियन, only a good Hindu is good Indian, only a good Muslim is good Pakistani। यानी अगर आप हिंदू हैं पाकिस्तान में तो आप अच्छे पाकिस्तानी नहीं बन सकते, अगर इंडिया में आप मुसलमान हैं तो आप अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते। ये जो एक आइडिया, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट का आइडिया है, और यानी फिर कन्वर्ट करना है उसको, जो हिंदू है उसको मुसलमान बनाना है, जो मुसलमान है वहाँ पे उसको हिंदू बनाना है। तो ये दोनों तरफ जो है वो एक तरह से बहुत ही एक्सट्रीम लाइन चल रही है। खुदा करे कि इसमें कुछ दुआ कर सकते हैं इसका कोई, बाकी तो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरे 3 सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला तो ये, हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन एंड ऑफ स्टेलमेंट, एंड दूसरा क्वेश्चन है वाई, इतना सिंपल नहीं है ये वाई बीजेपी एंड जमायत इस्लामी आर अगेंस्ट पीसफुल रिलेशन, एंड थर्ड मेरा क्वेश्चन है वाई अमन क्या बिकम डोरमेंट। अच्छा, अब पहला जो सवाल था वो था आपका कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल जवाब है इसका, यानी कोई इस यानी, और मेरे हिसाब से मैं इस तरह के सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं ना, ये वो होते हैं फंसाने वाले सवाल और ये सवाल वो होते हैं जो कि बेसिकली यानी, क्योंकि पोजीशन लेनी होती है ना इसमें, और पोजीशन, एक और भी बात है कि जो पोजीशन लेनी चाहिए वहाँ पे जहाँ पे आप पोजीशन ले सकें, जहाँ पे पोजीशन लेने से मसले मसाइल पैदा हों वहाँ पे पोजीशन से थोड़ा सा अवॉइड करें, तो हम अवॉइड करते हैं सवाल को। दूसरा सवाल क्या था? अच्छा, इसमें जो है जमात इस्लामी की तो थ्रू आउट एक पोजीशन रही है इंडिया के अगेंस्ट, जो है वो उनका एक स्टांस रहा है, और वो यही है कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता इंडिया से कोई नहीं रखना चाहिए। अब बीजेपी जो है वो उस तरह से नहीं है, यानी उसको आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। यानी बीजेपी तो फिर वाजपेयी भी बीजेपी थे, और वाजपेयी के दौर में ही तो पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ।
तो सारी बीजेपी को हम एक ही ब्लैंकेट में डालना शायद ठीक नहीं होगा। और मोदी आए भी तो थे इधर, तो ये जो है वो बहुत मुश्किल है कि यानी सारी बीजेपी को एक ही ब्लैंकेट में डाल के और उसको आप करें। लेकिन जो है वो प्रॉब्लम है, यानी बीजेपी की जो पॉलिसीज़ और हिंदुत्व बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पीस के लिए। बिल्कुल जी जी। अच्छा तीसरा भी था नहीं जी, क्या आप सवाल करेंगे ना? हाँ जी, अमन की आशा डायमंड क्यों, ये इन्होंने क्वेश्चन कर लिया जी, मैं देता हूँ। अच्छा, अमन की आशा डायमंड क्यों हुई थी? उसमें आपको याद होगा कि 2014 में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ था कराची में, हामिद मीर पे अटैक हुआ था, याद है आपको? उसके बाद क्या हुआ था जी? पाकिस्तानी अच्छा, उसका जो है वो आपको याद है कि उसी ज़माने में जो है वो जियो पे जो है वो बड़ा प्रेशर आया था सारा, और उसकी वजह से फिर जो है वो बेसिकली ये बल्कि एक जलसे में इमरान खान ने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए थे जिसमें ये भी कहा था कि अमन की आशा को जो पैसा है वो इंडिया से मिलता है, और इस तरह के कुछ ब्लेम्स लगाए थे जो कि जंग ग्रुप पे भी लगाए थे। अच्छा, उसका केस उन्होंने किया था एक तो अमेरिका में, सॉरी यूके में, जिसमें जो है वो ये साबित हुआ, और ARY पे उस पे आपको शायद पता हो कि ARY की, क्योंकि वो इमरान खान का इंटरव्यू यूके में चला, तो किसी ने इन्होंने एक पाकिस्तान में केस किया जंग ग्रुप ने, दूसरा जो है वो यूके में किया। यूके में जजमेंट आ गया कि भाई ये ARY ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया इसका सबूत दें, और सबूत खान साहब कोई ना दे सके, और फिर उनको जो है वो ARY खान साहब को तो क्योंकि मंगाया नहीं गया था, ARY को मंगाया गया था, ARY कोई प्रूफ नहीं दे सकी, तो ARY को कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, शायद 1 महीने के लिए बैन किया गया यूके में। ये रिकॉर्ड पे है ये सारा कुछ। यूके में 1 महीने के लिए ARY चैनल बंद रहा, और उसके अलावा ARY पे बहुत बड़ी फाइन लगी कि आपने झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान में वो केस शायद अभी तक वो चल रहा है। सो बेसिकली उसके बाद ये है कि वो बहुत प्रेशर जियो पे आया, और वही प्रेशर ट्रांसफ़र हुआ अमन की आशा पे भी, और जिसकी वजह से फिर वो डार्मेंट हो गया। तो वो बेसिकली जंग तो जियो के साथ थी, और जियो का मलबा जो है वो अमन की आशा पे भी आया। 3 सवाल तो जवाब दे दिए मैंने सर। नहीं सर, वो स्टेटमेंट बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर का सर। वो रिसेंटली अभी करतारपुर कॉरिडोर पे सर जो कुछ सहाफ़ी थे सीनियर इंडियन सर, वो आए हुए थे, तो सर वो अहमद मीर की स्टेटमेंट है सर, वो GHQ गए थे सर, तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी और इस चीज़ को दोबारा बहाल करने का प्लान किया गया था सर। किसको? सर अमन की आशा को सर। अच्छा, तो सर ये फिर इस साइड पे ये स्टोरी है और इस साइड पे ये स्टोरी है। मैंने नहीं सुनी बहरहाल सर। ये अहमद मीर की अपनी स्टेटमेंट है अभी सर। वो अच्छा, चलें वो बहाल होगी तो देखेंगे। अभी बीना आई थी 1 हफ्ता पहले, आप थे ना आफाक? उन्होंने कोई बहाली की बात की? मुझे तो याद नहीं जी। ख्वाहिश तो अपनी जगह पे है जी जी जी। डॉक्टर साहब, मैं कुछ सवाल करने से पहले कुछ बात करूंगा कि मैं कोई 20 से 30 दफ़ा इंडिया गया हूं, और 2011 में मैं कश्मीर भी गया था, श्रीनगर में, और वहाँ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे इनवाइट किया था, एंड आई स्टेड देयर फॉर 4 days उनका था। जिन लोगों से मैं मिला, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो आते थे, मिलते थे, उसके अलावा और लोगों से मिला जिन्होंने बताया कि जो इंसर्जेंसी हुई थी वहाँ 10 साल तक, उसके मुज़म्मरात क्या थे, और उससे उनके जहन जो बदले, उसमें उनके फीलिंग्स क्या हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। दैट्स वन थिंग वेरी क्लियर दे हैव, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड एनीथिंग। वही कहते हैं जी वी वांट इंडिपेंडेंट कश्मीर। यंगस्टर की तो ये पॉलिसी थी वहाँ। तो ये तो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है हम उस पर आएंगे कि आज की जो पोजीशन है हमारी, ये प्रोसेस को इनिशिएट करना क्या हमारी ज़रूरत है कि नहीं। क्यों कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इस वक्त, क्योंकि 2019 से हमने इंडिया से ट्रेड करना बंद कर दिया है,
और इंडिया से ट्रेड बंद करने से जो नुकसानात हमें हुए हैं वो सरफेस पे हम लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की हम कॉटन इंपोर्ट करते थे इंडिया से, उसके अलावा दूसरी चीज़ें बहुत आती थी। अब वो चीज़ जो बंद हो गई है, जो ट्रक के ज़रिए आ जाती थी, वो हम ला रहे हैं थ्रू द सी रूट, और वो उसकी जो फ्रेट है और उसके लॉजिस्टिक्स हैं वो एनॉर्मस हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो उठ नहीं पा रही है। तो मेरा इसमें ये है कि ये इस वक्त हमारी ज़रूरत है एज ए पाकिस्तान, ठीक है। लास्ट ईयर बाजवा साहब ने भी शुरू में कहा कि हमें ट्रेड खोल देना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि मामला कि ये खबर ये आई थी पिछले दिनों कि मोदी साहब आना चाह रहे हैं और यहाँ कोई उनका मंदिर है बिटवीन द हाईवे ऑफ कराची एंड गवादर, वहाँ कोई उनका मंदिर है, उसमें वो आएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे और इस सिलसिले में वो मिलेंगे भी, और उससे हो सकता है कि ये इनिशिएट हो जाए पीस प्रोसेस। तो ये बात कहते हैं कि पहुँची इमरान खान तक, और अभी लीक्स आए हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा नहीं ये तो इसमें हमें नहीं आना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इससे हमारा केस भी। तो अगर हमारी ये अप्रोच है कि हम हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर देते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी है वो हमें ये वारंट करती है एज ए नेशनल इंटरेस्ट कि हमारे इंडिया के साथ ट्रेड रूट हों। देखिए, मैं मज़ीद कुछ ये कहूँगा कि इस वक्त खाली पाकिस्तान नहीं है जिसमें कि एक डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया, और बहुत से मुल्क हैं जैसे कि जापान एंड रशिया है, उनके कुछ आइलैंड पे पुराने डिस्प्यूट्स हैं, बट दे आर डूइंग ए ट्रेड। उधर अबा मूसा है जो कि यूएई क्लेम करता है, उधर ईरान ने भी उसको कब्जा किया, उनके ट्रेड रूट चल रहे हैं। इवन इंडिया और चाइना के 60 बिलियन की इनकी ट्रेड है। और मैं फिर यहाँ और ऐड करूँगा कि एक इतना बड़ा स्टेट्समैन आए थे मिस्टर वाजपेयी, जिसको कि हमने उस चांस को मिस कर दिया, जो जब व्हेन ही वेंट टू फर्स्ट टाइम टू चाइना, द फर्स्ट स्टेटमेंट ही गेव कि आई एक्सेप्ट दैट तिब्बत इज़ द पार्ट ऑफ चाइना। तो वहाँ से उनके रिलेशनशिप डेवलप हुए। हमारे यहाँ भी आके यही कुछ शुरू किया था उन्होंने, बट अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया। तो आज इस पे ज़रा सा डिस्कस कीजिएगा कि क्या। थैंक यू जी। बातें आपकी ठीक हैं, बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड के हवाले से इस तरह से मैं बात कर रहा था कि ट्रेड तो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एग्रीमेंट जो 2012 में हुआ था, अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत अच्छा। MFL स्टेटस उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अच्छा, उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया। तो अब तो यानी दोनों तरफ से वो और भी सिचुएशन ख़राब हो गई। सो बहरहाल ये चीज़ें हैं ट्रेड, और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो बाजवा साहब के थोड़ी सी एफर्ट थी और वो हमें नज़र भी आया, लेकिन वो हो नहीं सका, लेकिन होना चाहिए। और ये नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में हमारे हाँ है कि हमें सूट नहीं करता कि हम इस वक्त जो है वो स्पेशली इंडिया के साथ रिलेशंस को ख़राब करें। हमारे लिए बेहतर है कि हम इसको जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। उधर से उस तरह से जो जवाब, यानी ये इसमें स्पेशल 2021 का जो है वो ये जो बाद में जो सिचुएशन ख़राब हुई उसमें, ये तो आपने जिस तरह बताया, ये तो रिसेंट फाइंडिंग जो रेवलेशंस हैं उसमें से आई है। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि वहाँ से, क्योंकि ये था कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कहा था कि आप कुछ करें और फिर हम भी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे। तो फिर सिर्फ यहाँ से नहीं, वहाँ से भी कुछ मसले हुए कि उन्होंने कोई पॉजिटिव शो, यानी पब्लिकली कोई भी चीज़ नहीं की। मोदी ने ना तो यानी विथड्रॉल की बात की, ना नॉर्मलाइजेशन की बात की, ना कुछ जो है वो कश्मीरियों को रिलीफ देने की बात की कि डीमिलिटराइजेशन या वहाँ पे ऑपरेशन जो हो रहा है उसको थोड़ा सा नरम किया जाए। क्योंकि देखें इस वक्त जो दूसरा मसला ये भी है ना कि पाकिस्तान के लिए यानी कश्मीर को कम्प्लीटली भूल जाना शायद बहुत मुश्किल होगा, यानी वहाँ पे तो करना पड़ेगा 20-30 साल के लिए। हाँ, अब यानी उसमें पर, लेकिन पर ये बहुत जो है वो सीरियस वो हो जाता है कि आप किस तरह से, यानी जिस तरह से आपको बता रहा था कि वो जो पीस एग्रीमेंट है उसकी तरफ अगर जाया जाए
तो उससे काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। मैं उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो जो, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, उसको उस पर बात होनी चाहिए पाकिस्तान में। और उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई जो है 4 पॉइंट सोल्यूशन था। पॉइंट नंबर 1 के देयर शुड बी पोरस बॉर्डर अलॉन्ग LOC, ट्रेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और पोरस बॉर्डर होना चाहिए। जिस तरह से मनमोहन सिंह कहते थे मेक LOC इर्रेलेवेंट, है भी सही तो उसको रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो भाई ये था कि सेल्फ गवर्नेंस देनी चाहिए दोनों कश्मीर, जो पाकिस्तान के अंडर में है, जो इंडिया के अंडर में है। और तीसरा पॉइंट था कि डीमिलिटाइजेशन होनी चाहिए, जो कि कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा रिलीफ है कि अगर, और अमन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कश्मीरियों या डीमिलिटाइजेशन होगी तो जंगबंदी हो जाएगी दोनों तरफ से, और जो है वो उस तरह से जो है वो फिर कश्मीर में अमन भी हो जाएगा, तो उससे फिर ट्रेड और ये सारी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी और सारा कुछ। और फोर्थ पॉइंट उसमें था कि जॉइंट कंट्रोल हो जाए, और उसमें ये हो जाए कि जॉइंट गवर्नमेंट, यानी बेसिकली ये था कि एक इस तरह का सेटअप हो जिसमें कश्मीरी भी हों, पाकिस्तानी भी हों, इंडियन भी हों, और उसमें कुछ अफेयर्स उनको दे दिए जाएं कि वो मिलके जो बायलैटरल बल्कि ट्राइलेटरल टाइप चीज़ें वो उसमें कर सकें। अगर ये सेटअप हो जाता तो शायद हमारे लिए सिचुएशन ये ना होती जो कि अब है, और बहुत ईजी हो जाता, और फिर वो ट्रेड और ये सारी चीज़ें भी ईजी हो जाती। जी सर मेरा क्वेश्चन भी ये कश्मीर से रिलेटेड है। सर ये पीस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है पाकिस्तान को है, ये खासकर ट्रेड का, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी बस तबाह होने वाली है। तो अगर कश्मीर को इंडिया के हवाले की जाए पाकिस्तान, तो इसमें क्या नुकसान है? जी हमारा कश्मीर पे कोई क्लेम नहीं है, इट्स नॉट कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है हमारा। नहीं इसमें, अच्छा इसमें थोड़ा सा मेरी जो पोजीशन है वो ये है कि देखें 2-3 चीज़ें क्लेम के हवाले से मैं बात करूंगा। कश्मीर पे पाकिस्तान और इंडिया की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी समझनी चाहिए। कश्मीर पे इंडिया की पोजीशन ये है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, और कश्मीर जो है वो इंक्लूडिंग AJK एंड GB इज पार्ट ऑफ इंडिया, बल्तिस्तान वगैरह सब। हाँ वो GB मैंने कह दिया। जी। तो ये सारा उनका है, उनका जो पोजीशन ये। हमारी पोजीशन ये है कि कश्मीर, द डिसीजन ऑफ कश्मीर इज़ अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। ठीक, यानी पार्टीशन जो हुआ था 47 में, उसमें जो प्लेबिसाइट बाकी हिस्सों में हुआ वो कश्मीर में नहीं हुआ, और UN ने दिया है। तो प्लेबिसाइट जब तक नहीं होता है तब तक हम कश्मीर को, आपको पता है कि हमने AJK को अभी तक पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं बनाया, GB को हमने प्रोविंस नहीं बनाया, इसी वजह से कि हमारी पोजीशन ये है कि ये हमारा कश्मीर हमारा अभी नहीं है, प्लेबिसाइट हो और उसके बाद कश्मीर हमारा हो। ये पोजीशन पाकिस्तान की जो है वो ऑफिशियल पोजीशन है। ठीक, अच्छा उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है ये वाली ना कि गिव अप, कम्प्लीटली गिव अप, यानी जो दुनिया में जो होता है, यानी हमने देखा है कि वो जो सॉल्यूशन, जब किसी भी मसले का हल निकाला जाता है तो ये कभी भी हल नहीं होता कि एक साइड पूरी लेट जाए, ये कभी नहीं होता, कहीं पे नहीं होता, उसमें गिव एंड टेक होता है। यानी हमेशा जो देखें एक और बात कि अनजस्ट पीस इज नेवर ए सस्टेनेबल पीस, ये हो ही नहीं सकता। आप इंडिया के हवाले कर दें, यानी कश्मीरी फिर इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते तो क्या इंडिया में रहना चाहते हैं? सो एक बात, यानी ये बात समझ लें कि कि कश्मीरी इंडिया में तो कम से कम नहीं रहना चाहते, ये तो बिल्कुल 100% सबको पता है ना। और कश्मीरी इस वक्त इंडिया में ब्लीड कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। ये मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हूँ, बल्कि इस वजह से भी कि वाकई कश्मीरियों की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, और वो स्ट्रगल बेचारे कर रहे हैं। तो उनके दर्द को भी समझने की ज़रूरत है, इंसानी यानी इंसानी हिसाब से भी देखने की ज़रूरत है उसको। तो उसका जो सोल्यूशन हो सकता है वो इस तरह का हो सकता है जिसमें आप कश्मीरियों को इंडिया के हवाले कर दें, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि उसका कोई वे आउट निकालें, कश्मीरियों की राय पूछें, और उस राय में अगर वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं तो हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि कश्मीरियों का वो जो डिसीजन है वो कश्मीरी करें, यानी कश्मीरियों का डिसीजन पाकिस्तानी ना करें, इंडियंस ना करें।
कश्मीर का फैसला कश्मीरी करे, ये मेरे हिसाब से पोजीशन ये है होनी चाहिए। पर बाकी कश्मीरी पाकिस्तान को कश्मीरी जो है पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं इस सारे डिबेकल को, जो ये मिस हैंडल किया गया राइट फ्रॉम द डे वन, वो कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं इस मामले में। और अगर आप हिस्ट्री में जाएं थोड़ा सा तो आपको नज़र भी आएगी कि इस तरीके से कि ऑन 14th of August वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड 20th of August वी स्टार्टेड ऑपरेशन गुलमर्ग। सो हमने आदमी तैयार, इसका मतलब ये कि बिफोर हैंड हमारे जहन में कोई प्लानिंग थी। अच्छा, इसमें कुछ हिस्टोरियन इस तरह लिखते हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा आपको, कि जिन्ना साहब जुलाई के महीने में कश्मीर जाना चाहते थे और उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी को भेजा कि जाके मेरे वहाँ जाने के इंतज़ाम करें। वो जाके महाराजा से मिले, महाराजा ने कहा कि आई विल नॉट अलाउ हिम इवन ही कम्स इन ए प्राइवेट विजिट, दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाई। तो ये कुछ थोड़ा सा एक सिलसिला जो है इसमें ये भी चीज़ है कि हमने इतनी जल्दी इन्वेड किया, इतनी जल्दी जो हमने इन्वेड किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर के, हमने मरी में पूरा डेपो बनाया और फिर हमने ट्राइबल्स भेजे, तो थोड़ा सा वहाँ से जो सिचुएशन आई है, तो ये भी एक इशू है इसमें। जी इशू ये तो, इसके अलावा भी बहुत इशू हैं, लेकिन पॉइंट इस के देखें वो जो यानी हिस्ट्री में किसकी गलती कहाँ पे है, ये बहुत बड़ा डिबेट है और ये शायद आज के उस टॉपिक से यानी हम बहुत ही बियॉन्ड जा रहे हैं और ये इसके लिए फिर कोई और सेशन हाँ, लेकिन ये वो जो जगजीत सिंह कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो वो दूर तलक ही जा रही है बात। लेकिन पॉइंट इस कि इसमें थोड़ा सा लास्ट में कमेंट करना चाहूँगा कि ये जो इशू है, ये हिस्टोरिकल जो इशू है पाकिस्तान इंडिया का, कि कश्मीर में किसका ब्लेम था, क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था, क्या इंडिया रिस्पॉन्सिबल था, इसमें अगर आप ढूंढें तो दोनों को आप रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट दोनों के लिए आपको मिल सकते हैं और इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल था या ये रिस्पॉन्सिबल था या फिर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। ये बहुत ही बड़ी डिबेट है और इसका कोई हतमी रिजल्ट निकालना मेरे लिए तो कम से कम पॉसिबल नहीं है और इस पर जजमेंट तो मैं कभी भी देने के लिए तैयार नहीं हूँगा। और जी हाँ, वो तो है, बिल्कुल है जी जी। और टाइम से काफ़ी हो गया जी, ख़त्म कर दें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।